अध्याय 1 10 साल पहले की एक बरसात की रात। अध्याय 1 10 साल पहले की तूफानी रात। अभिलेखागार में लगी पुरानी छत की बत्ती पुराने बैलास्ट के कारण धीमी आवाज कर रही थी। चेन मोने क्लियर पर चुके केस फाइलों के ढेर को एक तरफ धकेल दिया और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने लगा। 20x आपराधिक घटनास्थल जांच रिकॉर्ड का पृष्ठ 47। भारी बारिश से साफ हुई नीली पत्थर की सड़क तस्वीर में पानी से चमक रही थी और घेरे के बाहर मौजूद दर्शकों की छतरियों ने एक काली लहर का रूप ले लिया था। क्या आप अभी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं? एक सहकर्मी ने झुककर चेन द्वारा जांचे जा रहे दस्तावेजों को देखा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यह मामला 10 साल पुराना था। तूफानी रात ने सारे सबूत मिटा दिए थे। कोई सुराग बाकी नहीं बचा था। यह एक पुराना अनसुलझा मामला था जिसे सुलझाना बिल्कुल नामुमकिन था। मैंने इस मामले के लिए ही पुलिस अकादमी में दाखिला लिया था और इस मामले की आपराधिक जांच टीम में शामिल होने के लिए मैंने जी जान से संघर्ष किया। चेन मोने सिर उठाए बिना ही बेकायदा छोड़ते हुए जवाब दिया। गड़गड़ाहट। खिड़की के बाहर दूर बादलों में गरज सुनाई दे रही थी। बूढ़ी झांक। उनकी सहकर्मी ने सिगरेट की राख झाड़ी। फोरेंसिक विभाग ने उस समय इसकी 3 बार जांच की थी। उन्हें जूते के निशान का कोई पैटर्न तक नहीं मिला। क्रैक। खिड़की के बाहर अचानक बिजली की कड़क ने बूढ़ी झांक के शब्दों को बाधित कर दिया। मूसलाधार बारिश बरसने लगी जो टिन की छत पर जोर से टकरा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे चेन मो के दिल में हर बार केस फाइलों को देखते समय उथल-पुथल मच जाती थी। उनकी सहकर्मी बूढ़ी झांक ने एस्ट्रे को खिड़की के पास धकेलते हुए कहा, प्रांतीय विशेषज्ञों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि यह एक अस्थायी अपराधी था, लेकिन आप इस बात पर रहे हैं कि हत्यारा स्थानीय है। चेन मो ने ऊपर नहीं देखा। उसके हाथ अभी भी उन सभी बिखरी हुई जानकारियों को व्यवस्थित कर रहे थे जो उसने वर्षों से निरंतर साक्षात्कार और जांच के माध्यम से एकत्र की थी। पीले पड़ चुके साक्षात्कार के रिकॉर्डों पर सूचनाओं के सभी खंडित टुकड़े एक साथ ढेर हो गए थे, जिससे मामले को सुलझाने की कुंजी ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था। गड़गड़ाहट। दूसरी धीमी रफ्तार के साथ मूसलाधार बारिश और तेज होती प्रतीत हुई। चेन मो ने अनजाने में ही खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आज का मौसम उस दिन जैसा ही था। खिड़की के फ्रेम पर बारिश की बूंदों की आवाज उसकी यादों के साथ घुल मिल गई। थोड़ा उलझन में अपना सिर हिलाते हुए चेन मो खड़ा हुआ और कुर्सी के पीछे से अपनी बड़ी की जैकेट उठाई। मैं छत पर ताजी हवा लेने जा रहा हूं। साक्षी कक्ष से गुजरते हुए उसने नमी सोखने वाले कैबिनेट में रखे साक्ष्य बैग पर एक नजर डाली। खून से सनी सफेद कमीज के कॉलर पर धुंधला पड़ा स्कूल का बैज अभी भी लगा हुआ था, जिसे देखकर उसका दिल एक बार फिर कांप उठा। डॉट डॉट डॉट। उसके पीछे आग से बचाव का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तेज हवा अपने साथ बारिश लेकर चेन मो के कॉलर को तुरंत भिगो दिया, जिससे उसे ठंड लग गई, लेकिन साथ ही उसे कुछ स्पष्टता भी मिली। बारिश की बूंदें कंक्रीट की रेलिंग पर तिरछी पड़ रही थी और बिखरकर छोटी-छोटी बूंदें बन रही थी। चेन मो ने सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट का फिल्टर मुंह में डाला। हवा से सुरक्षित लाइटर का पहिया उसके अंगूठे के नीचे कई बार घुमा और जैसे ही और तंबाकू को छुई, बारिश की बूंदों ने उसे बुझा दिया। उसने रेलिंग में बने एक कैप में गीली सिगरेट को कुचल दिया, जहां वर्षों से सिगरेट के बड़े अवशेष जमा होते रहे थे। क्रैक। जैसे ही बिजली बादलों को चीरती हुई निकली, उसने कपड़े सुखाने वाली रस्सी को हवा में बेतहाशा नाचते हुए देखा। अचानक बारिश की बर्फीली छूने ने एक बार फिर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ, जो उसकी यादों में बसी एक सर्जिकल ब्लेड के तापमान से मेल खाती थी। अचानक मुड़ते ही ऊपर आसमान में बिजली कड़कने लगी। तेज रोशनी में सुयुकी भीगी हुई सफेद कमीज पहने हुए दिखाई दी। उसकी भीगी हुई सफेद कमीज उसकी कॉलर से चिपकी हुई थी और दूसरे बटन की सिलाई आधा इंच खुल गई थी। उस दिन उसका हर व्यवहार उसे पूरी तरह मेल खाता था। अगले ही पल ड्रम गायब हो गया। चेन मो ने आसमान की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कितने साल बीत गए। हर बार जब बिजली कड़कती है, तुम मेरे सामने आ जाते हो। तुम जरूर मुझे इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे होगे कि मैंने तुम्हें मामला सुलझाने और न्याय दिलाने में मदद नहीं की, है ना? अपने दर्द से कराहते करवटी को मलते हुए वह सीधे तेज बारिश में निकल गया। तब तक मूसलाधार बारिश की बर्फीली ठंड उसके शरीर पर पड़ रही थी और सिर में हो रही सूजन धीरे-धीरे कम हो गई। तभी धड़ाम बिजली की एक तेज कड़क अचानक उसके सिर के ठीक ऊपर गिरी। उसके पूरे शरीर में गर्मी और सनकन की लहर दौड़ गई। तेज सफेद रोशनी के बीच चेन मो को चक्कर आने लगा। जब उसे होश आया तो वह खुद को एक बेहद परिचित कमरे में पाकर चौंक गया। कमरे का लेआउट देखते ही यादों का सैलाब उमड़ पड़ा और वो तुरंत उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। क्रैक डिंग डोंग। तेज बारिश की जानी पहचानी आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंज उठी। अचानक बिजली की कड़क और दरवाजे की घंटी की आवाज ने चेन मो को चौंका दिया, जो विचारों में डूबा हुआ था। वो सहज ही दरवाजे की ओर बढ़ा। झांक कर देखने पर उसकी यादों में बसी लड़की फिर से दिखाई दी। सेंसर की रोशनी में उसकी भीगी हुई पीठ की हड्डियों पर उसकी गोरी कोमल त्वचा पर हल्की नीली नसें उभरी हुई थी। चेन मो की उंगलियां कांपते हुए दरवाजे के हैंडल पर टिकी हुई थी। उसके पिछले जीवन की फोरेंसिक रिपोर्ट में दर्ज सुयुकी का नाम अचानक उसकी आंखों के सामने कौन गया। क्लिक। जैसे ही उसने अनजाने में दरवाजा खोला, चेन मो जम गया। उसके सामने खड़ी वह लड़की जो बारिश में भीगी हुई थी और ठंड से थोड़ी कांप रही थी, वास्तव में उसकी दुनिया में फिर से प्रकट हो गई थी। सब कुछ इतना स्पष्ट था मानो कल की ही बात हो। चेन मो। सुयुकी के बालों से पानी की बूंदें फिसलकर उसके कॉलर पर गिर रही थी। उसकी भीगी हुई सफेद कमीज के नीचे से उसकी हल्की नीले रंग की लेस वाली ब्रा हल्की सी दिखाई दे रही थी। अपने हाथों को अपने चारों ओर लपेटे हुए उसकी मुद्रा को देखकर चेन मो को मुद्राओं में अक्सर देखी जाने वाली रक्षात्मक मुद्रा की याद आ गई। फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार मृत्यु से पहले कई पीड़ितों द्वारा प्रदर्शित यह अंतिम आत्मरक्षा का तरीका था। मैंने सुना है आपके माता-पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हैं और आप घर पर अकेले हैं। उसकी पलकों पर पानी की बूंदें अटकी हुई थी, जो सांसों के साथ हल्की-हल्की कांप रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर वे शब्द बोल दिए जिनका उसने कई बार अभ्यास किया था। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने देंगी? मैं मुफ्त में नहीं रहूंगी। मैं घर के कामों में या किसी और काम में आपकी मदद कर सकती हूँ ताकि आपका एहसान चुका सकूं। लड़की की कोमल नाजुक आवाज बारिश की बूंदों की तरह उसके कानों में गूंज उठी, जिससे चेन मो धीरे-धीरे विचलित हो रही अपनी अवस्था से जाग गया। इस आवाज को सुनकर सहज रूप से आराम मिलता था। उसने इसे इतने लंबे समय से नहीं सुना था। जब भी तेज बारिश होती, वह उसे केवल चुपचाप वहीं खड़े हुए हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर निहारते हुए देख पाता था। वह उसे कभी एक शब्द भी नहीं बोलती थी। आज फिर से उस परिचित आवाज को सुनकर चेन मो की आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। प्रवेश द्वार पर लगी सेंसर लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में चेन मो ने अपनी नम आंखों को पोंछने का मौका पाकर स्विच दबाया। गर्म पीली रोशनी ने एक बार फिर लड़की की पीली गालों को रोशन कर दिया। जब सेंसर की बत्ती दोबारा जली तो चेन मो ने लड़की की पलकों पर जमे हुए नन्हे-नन्हे पानी के गिरोह को साफ देखा। बारिश की वो बूंदें उसकी कांपी पलकों से नीचे लुढ़कती हुई नाक की नोक पर पारदर्शी क्रिस्टल में तब्दील होकर फिर उसके नीले होठों पर बिखर गईं। अपने शरीर पर लिपटी हुई उसकी बाहों की उंगलियों के जोड़ संगमरमर की आकृतियों की तरह नीले सफेद रंग के थे। उसके गीले बाल गर्दन के किनारे से चिपके हुए थे, स्याही की धारा की तरह लहरा रहे थे, जिससे गर्दन पर मौजूद हल्की नीली नस और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चेन मो सुयुकी को ध्यान से घूर रहा था, मानो वह एक बार फिर उसकी छवि को अपनी स्मृति में गहराई से अंकित करना चाहता हो। क्योंकि इस समय वह नहीं पहचान पा रहा था कि वह वास्तविकता में है या सपने में। वह पुलिस स्टेशन की छत से अचानक अपने हाई स्कूल स्थित घर में क्यों प्रकट हो गया था? किसी लड़के द्वारा इतनी करीब से घूरे जाने पर, खासकर जब वह पूरी तरह भीगी हुई थी, सुयुकी का दिल चौंकी हुई हिरण की तरह धड़कने लगा। उस लड़की का चिंतित, शर्मीला और थोड़ा झुका हुआ सिर सचमुच दयनीय था। चैप्टर 2 सचमुच वापस आ गया है। अध्याय 2 वो सचमुच वापस आ गया है। क्या मैं सचमुच में यहाँ हूँ? चेन मो ने सहज ही अपने सामने खड़ी लड़की को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। सुयुकी की पहली प्रतिक्रिया पीछे हटकर उसे बचने की थी, लेकिन याद करके कि वो चेन मो से कुछ पूछने आई थी, उसने जबरदस्ती अपने शरीर पर नियंत्रण रखा और स्थिर खड़ी रही, जिससे चेन मो के कांपते हुए लेकिन नम हाथ उसकी ओर बढ़ सके। जब चेन मो की हथेली अभी भी उसके गाल से 3 सेंटीमीटर दूर थी, तो उसकी गर्दन के अनजाने में झुकने से उसके बालों के नम सिरे उसके हाथ से छू गए। क्या मैं सचमुच वापस आ गया हूँ? जैसे ही उसकी हथेली से एक ठंडे चिकने गाल का स्पष्ट एहसास हुआ, चेन मो का कंधा ऊपर नीचे हुआ और उसने एक गहरी सांस ली। उसकी तर्जनी उंगली का जोड़ धीरे से उसकी गाल की हड्डी पर जमी हुई बारिश की बूंदों को छू गया। सुयुकी की पलकें मूसलाधार बारिश में भीगी हुई फीनिक्स तितली की तरह कांप रही थी, जिससे उसकी आंखों के नीचे खंडित परछाइयां बन रही थी। उसने खुद को मुट्ठी खोलने के लिए मजबूर किया, जिससे लड़की की थोड़ी खुरदरी उंगलियां उसके गाल को सहला सके, जो बेहद गर्म और हृदयस्पर्शी थी। इस स्पष्ट स्पर्श, इस थोड़ी सी कांपी हुई प्रतिक्रिया से चेन मो को यकीन हो गया था कि वो सचमुच जीवित सुयुकी का सामना कर रहा है। तब तक की आवाज के साथ बारिश की बूंदें गलियारे की रेलिंग पर क्रिस्टल की टुकड़ों में बिखर गईं। चेन मो का अंगूठा उसके होठों से आधा इंच दूर मंडरा रहा था। अछू। गर्म हथेली ठंडी हथेली से टकराई, जिससे सुयुकी ने अचानक अपना सिर घुमाया और छींक ली। उसकी लाल नाक चेन मो के हाथ से टकरा गई, जिसे वह पीछे खींचने में असमर्थ रहा। इस आकस्मिक स्पर्श ने उन दोनों को एक साथ स्तब्ध कर दिया। उसकी नम सांस उसकी कलाई पर ऐसे जम गई, मानो पारदर्शी धागे आपस में गुथे हुए हों। माफ कीजिए, सुयुकी जल्दी से पीछे हटी, लेकिन गीली जमीन पर फिसलकर पीछे की ओर गिर गई। चेन मो ने सहज ही अपना हाथ उसकी कमर के निचले हिस्से पर लपेट लिया। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट के नीचे की पतली हड्डियां चेन मो की हथेली से इतनी स्पष्ट और निश्चित अनुभूति के साथ दब गईं। प्रवेश द्वार के दर्पण में उनकी आपस में लिपटी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। घबराहट में सुयुकी ने अपने छोटे हाथ से चेन मो की बांह को पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसके नाखून चेन मो की कलाई में गिले धंस गए, जिससे तेज सांसों के साथ खून बहने लगा। माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। सुयुकी ने घबराकर तुरंत दोबारा माफी मांगी। चौंकी हुई हिरनी जैसी दिखने वाली सुयुकी को देखकर चेन मो ने अचानक बल प्रयोग किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लगातार हो रही भारी बारिश के अलावा चारों ओर पूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों एक दूसरे की धड़कनें और सांसें सुन पा रहे हों। हालांकि सुयुकी को यह नहीं पता था कि चेन मो ने अचानक उसे गले की ओर लगाया था, फिर भी उसने बेतहाशा हिलने देने से परहेज किया। ये बहुत बढ़िया है, चेन मो ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसकी ठीक बगल में बैठी सुयुकी भी उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाई।
अचानक चेन ने अपने हाथ छोड़ दिए और प्रकाश के किनारे की ओर पीछे हटते हुए क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। मैंने देखा कि आपको बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं आपको गर्म करने से खुद को रोक नहीं पाया। क्षमा करें। चेन की मुस्कान को देखकर जो वसंत की गर्म धूप के समान थी, सुयुकी के ठंडे शरीर में उसके दिल से एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। कोई बात नहीं, उसने धीरे से गुनगुनाते हुए जवाब में अपना सिर हिलाया। जल्दी अंदर आओ, मैं तौलिया लाता हूं। चेन ने तुरंत सुयुकी को घर के अंदर आमंत्रित किया। सामने खड़ी लड़की के उस खूबसूरत चेहरे को देखकर जो ठंडी बारिश में भीगने से कुछ फीका पड़ गया था, इस समय उसकी भावनाएं विशेष रूप से उथल-पुथल भरी और जटिल थी। अपने पिछले जीवन में चेन को यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि कोई लड़की आधी रात को उसके सहपाठी के घर, जिसे उसकी बस थोड़ी बहुत ही जान पहचान थी, आश्रय मानने आएगी। हनी ट्रैप की कहानियां सुनने के कारण वह सतर्क था और उसने उसे अंदर आने देने से इनकार कर दिया। अगले दिन उन्हें दिल दहला देने वाली खबर मिली। सुयुकी पास के एक इलाके की गली में मृत पाई गई। उसका गला कटा हुआ था। मृत्यु के समय उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। बताया गया कि हमलावर ने बलात्कार का प्रयास किया। एक राहगीर ने उसे देख लिया और फिर उसका गला काटकर भाग गया। हालांकि वह राहगीर महज उनके इलाके से गुजर रहा था। अत्यधिक बारिश के कारण उसने न तो सुना और न ही उस समय हुई घटना को स्पष्ट रूप से देखा। अपराधी डर के मारे भाग गया। इसी वजह से सुयुकी की भारी बारिश में दुखद मौत हो गई। वह पूरी रात लगातार मूसलाधार बारिश में भीगती रही और अंत में उसे खोजा गया। हालांकि रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने सभी निशानों को मिटा दिया था, जिससे अपराधी के बारे में कोई सुराग ढूंढना असंभव हो गया था। इस तरह यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस घटना के कारण अपराध बोध से ग्रस्त चेन ने अंततः पुलिस अकादमी में आवेदन करने का फैसला किया और इस मामले की सच्चाई का पता लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने आपराधिक मामलों के पुलिस अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत की, आपराधिक जांच टीम में शामिल हुए और बार-बार सराहनीय कार्य करने के बाद अंततः उन्हें इस मामले की दोबारा जांच करने का अवसर मिला। हालांकि इस मामले से संबंधित प्रभावी जानकारी बहुत कम थी। चेन ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वह उस वर्ष के दौरान आसपास के लोगों की धुंधली यादों से केवल खंडित और अधूरी यादें ही इकट्ठा कर सका। पूरे मामले की पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ना असंभव था, जिससे अपराधी को ढूंढना और भी असंभव हो गया। विशेषकर इसलिए क्योंकि इस अपराधी ने इस घटना के बाद लिंजियांग शहर में कोई और अपराध नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से इसकी जांच करना और भी असंभव हो गया। यह मामला हमेशा से चेन के दिल में एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज बारिश में हुई ठहरने के लिए निकले उस क्षण में संयोगवश उस पर बिजली गिरेगी और वह उसी क्षण में वापस पहुंच जाएगा जब उसने सुयुकी को ठुकरा दिया था। इस बार उसने इस त्रासदी को होने से रोकने का फैसला किया। उसी समय उसके मन में एक विचार कौंधा और उसने अपने वर्षों के आपराधिक जांच के अनुभव का उपयोग करते हुए आज रात सीधे घटनास्थल पर जाकर सुयुकी के असली हत्यारे को खोजने का विचार करना शुरू कर दिया। पहले आओ। सुयुकी घबराकर अपने कपड़े खींच रही थी, तभी उसे अचानक ये शब्द सुनाई दिए। उसने चेन को द्वारा पूछे जाने वाले हर तरह के संभावित सवालों के जवाब तैयार कर रखे थे, क्योंकि उसे लगा कि चेन से इस तरह का अचानक और अजीब अनुरोध करने पर वह निश्चित रूप से उससे गहन पूछताछ करेगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे उसे अंदर आने देगा। हालांकि चेन जितना कम पूछता था, सुयुकी उतनी ही ज्यादा घबरा जाती थी। चेन के घर में ठहरने का अनुरोध करते समय उसने मानसिक रूप से हर स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई और एक लड़के के साथ अकेली हुई, उसके कान जोर से धड़कने लगे। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म का गीला कपड़ा भी उसकी छाती से चिपकने लगा और तेज सांसों के साथ तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। प्रवेश द्वार पर लगे मोशन सेंसर की बत्ती से उसके पैरों पर टिमटिमाती रोशनी की किरणें पड़ रही थी। चंदन की हल्की सी खुशबू हवा में घुल गई जब चेन चप्पल लेने के लिए मुड़ी। मेरे मोजे गीले हैं, इनसे तुम्हारी चप्पलें भीग जाएंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तो अभी चप्पल मत पहनो, सीधे अंदर आ जाओ, फर्श हम बाद में साफ कर लेंगे, चेन ने बेपरवाही से कहा। सुयुकी ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी तूफानी रात में जब आसपास कोई नहीं था, अकेले एक लड़के के घर में प्रवेश करना, एक ही कमरे में एक लड़का और एक लड़की का होना और उसके सारे कपड़े भीग चुके हों, उसकी कोमल त्वचा और रुखसान पूरी तरह से खुले हों और वो उसके सामने खड़ी हो। उसे अत्यधिक शर्म और बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन आने से पहले उसने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया था कि चेन जो भी करेगा वह स्वीकार्य होगा। जब तक वह वहां रह सकती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बेचैनी क्यों हो रही है। सुयुकी ने अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गहराई तक दबा दिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी छोटी स्कर्ट के किनारे से पानी की बूंदें फर्श पर घुमावदार निशान बना रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो खाली बैठक कक्ष में उसकी अपनी तेज सांसों की गूंज सुनाई दे रही हो, जैसे बारिश से भीगी पंखों वाली कोई तितली कांच के पिंजरे के अंदर फड़फड़ा रही हो। जब चेन तौलिया लेने के लिए मुड़ी, तो उसने अपनी परिधीय दृष्टि से कमरे का त्वरित अवलोकन किया। प्रवेश द्वार के पास मेरे स्नीकर्स, कॉफी टेबल पर भाप निकलती चायदानी, टीवी कैबिनेट के बगल में गिरा हुआ विटामिन कार्टन, जीवन के हर संकेत ने उसकी तनावग्रस्त शरीर को आधा इंच तक शिथिल कर दिया। अध्याय 3 कपड़े बदलना। अध्याय 3 प्रतिस्थापन वस्त्र। लो, जैसे ही गहरे भूरे रंग के तौलिये ने उसका सिर ढका, उसे चंदन की शैम्पू की खुशबू आई। बाल सुखाने के लिए मेरे पास यही तौलिया है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़की ने जल्दी से तौलिये के किनारे को पकड़ लिया, जो फिसलने ही वाला था, और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से चिपकी गीली बालों की खुजली वाली सनसनी अचानक से गुना अधिक स्पष्ट हो गई। जैसे ही चेन स्वाभाविक रूप से 3 मीटर दूर से डाइनिंग टेबल की ओर पीछे हटी, भीगी हुई हल्की नीली मोजों में उसकी मुड़ी हुई उंगलियां थोड़ी शिथिल हो गईं। लेकिन तभी बारिश से भीगी हुई और उसके शरीर को अभी छुई हुई कमीज के नीचे से हल्की सी दिखाई दे रही उसकी सुडौल कमर पर एक नजर पड़ती ही उसने अचानक अपनी नजरें हटा ली और अपने बालों को सुखाने के लिए तौलिया कसकर पकड़ लिया। क्या मैं कुछ कपड़े उधार ले सकती हूँ? सुयुकी ने अपनी भीगी हुई कमीज के किनारे को पकड़ लिया और उसकी कमीज और कमीज से टपकती पानी की बूंदें बेच रंग की फर्श की टाइलों पर छोटे-छोटे गड्ढों में फैल गईं। इसके बाद चेन ने गौर किया कि उसके कपड़े थोड़े पुराने हो चुके थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें कई सालों तक सबूतों वाले कमरे में रखा गया था, बल्कि इसलिए भी कि उसके बाएं टखने से बंधी लाल डोरी थोड़ी फीकी पड़ गई थी। वैसे भी तुम्हें कपड़े बदलने ही हैं, तो क्यों न गर्म पानी से नहा लो, वरना ठंड लगने से तुम्हें सर्दी लग जाएगी। स्नान का जिक्र सुनते ही सुयुकी ने अचानक शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और सहमति में धीरे से गुनगुनाया। मेहमानों के बाथरूम में बाथटब नहीं है, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे कमरे का बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए, मैं आपके लिए गर्म पानी चला देता हूँ। हम चेन के नहाने की जगह पर नहाने के ख्याल से सुयुकी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसके छोटे हाथ इतने बेचैन हो गए थे कि मानो आपस में गुंथे हुए हों। जैसे ही बहते पानी की आवाज शुरू हुई, सुयुकी ने चेन की व्यस्त पीठ को देखा और हिम्मत जुटाकर पूछा, चेन, क्या बात है? चेन ने उसकी ओर मुड़कर देखा और कहा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैं तुम। सुयुकी ने असल में ये पूछना चाहती थी कि चेन ने उसे बिना कोई सवाल पूछे उसे अंदर क्यों आने दिया। क्या आप सोच रहे हैं कि मैंने आपसे ये क्यों नहीं पूछा कि आप मेरे घर क्यों रुकना चाहते थे? चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुयुकी ने आश्चर्य से चेन की ओर देखा, फिर उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक आई और उसने जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। मुझे लगता है अगर कोई ठोस वजह न होती तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मूसलाधार बारिश की रात में मेरे दरवाजे पर पनाह मांगने नहीं आती। चूंकि कोई ठोस वजह है तो शायद उसे बाहरी लोगों के साथ साझा करना उचित नहीं होगा। ऐसे में मुझसे जवाब मांगने की जिद करना थोड़ा असभ्य होगा। चेन ने एक पुरानी कहावत का हवाला देते हुए कहा। चेन की बातें सुनकर सुयुकी की आंखें लाल हो गईं। उसने चेन की कोमलता, सहनशीलता, समझ और दयालुता को महसूस किया। उसे एक बार फिर यकीन हो गया था कि उसने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। उसने चेन को उसे बेहद खूबसूरत कहते हुए भी सुना था। जटिल भावनाओं के बीच उसके भीतर एक मीठी खुशी का एहसास जागा। नहाने का पानी तैयार है। चेन खड़ा हुआ और धीरे-धीरे सुयुकी की ओर बढ़ा, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उसे दीवार से सटा दिया और शरारती मुस्कान के साथ बोला, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ रहने के पीछे तुम्हारा कोई बुरा इरादा है, लेकिन क्या तुम्हें डर है कि यहाँ रहने के दौरान मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरा इरादा हो सकता है? अपने सामने खड़ी लड़की की गर्म सांसों और उष्ण के अनिश्चित वातावरण को महसूस करते हुए सुयुकी के शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई और वह कमजोरी से दीवार से टिक गई। अपने होठों को हल्के से काटते हुए उसने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। बोलने के बाद उसकी खूबसूरत आंखें कांप उठी क्योंकि उसने पहली बार साफ चेन की निगाहों से आंखें मिलाई। उसने यह नहीं कहा कि उसे डर लग रहा था या नहीं, बस इतना कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, जिससे चेन को कुछ जानने का मौका ही नहीं मिला। जैसे-जैसे वे एक दूसरे को देखते गए, वातावरण धीरे-धीरे मोहक होता गया। ऐसा लग रहा था कि उस समय का माहौल ऐसा हो गया था कि चुंबन करना थोड़ा असभ्य होगा। लेकिन चेन फिर भी पीछे हट गया, क्योंकि आज रात उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करने थे। वह मुस्कुराया, अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला, जाओ नहा लो। बदले के कपड़े? सुयुकी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। लगभग भूल ही गया था। अलमारी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। चेन की उंगलियां कुछ पल तक किए हुए कपड़ों पर टिकी रहीं, फिर उसने हल्के भूरे रंग की हुडी निकाली जिसे उसने कभी नहीं पहना था। पिछले साल जन्मदिन पर उसकी मां का दिया हुआ तोहफा, जिसकी कलाई पर टैग भी लगा हुआ था। तुम्हारी काया के हिसाब से मेरे कपड़े ड्रेस की तरह पहने जा सकते हैं। अभी बस यही पहन लो। तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और फिर ड्राई में जल्दी सूख जाएंगे। चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सुयुकी ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर बाथरूम में चली गई। धन्यवाद चेन। बाथरूम का दरवाजा बंद करने से पहले उसने राहत भरी मुस्कान के साथ चेन की ओर देखा। यह कुछ सच्ची मुस्कानों में से एक थी जो उसने वर्षों में दिखाई थी। उनकी कृतज्ञता का आधा हिस्सा चेन के आतिथ्य के लिए था और बाकी आधा हिस्सा चेन की बिना कोई सवाल पूछे दिखाई गई समझदारी और सहनशीलता के लिए था, जिसने उन्हें और भी अधिक प्रभावित किया। कुछ देर बाद बाथरूम से शोर की आवाज आई और काफी देर बाद किसी के बाथरूम में प्रवेश करने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर चेन मुस्कुराया, मुड़ा और बेडरूम से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद करते हुए अदरक की चाय बनाने चला गया। कुछ समय बाद जब बाथरूम का दरवाजा खुला तो उठती हुई धूल बेडरूम में फैल गई और सुयुकी नंगे पैर मुलायम चटाई पर चढ़ गई जिसे चेन ने पहले से ही बिछा रखा था।
हेयर ड्राई की हल्की गर्माहट अभी भी उसके मुलायम बालों में महसूस हो रही थी और उसके सादे गाल गर्मी से हल्के गुलाबी हो गए थे। उसकी ढीली हुई का किनारा उसके संयमित कदमों के साथ धीरे-धीरे हिल रहा था, जिससे उसके घुटनों के ऊपर की 2 इंच की दूरी पर त्वचा दिखाई दे रही थी। चप्पलें आपके लिए तैयार हैं, चेंगमो ने दूर से कहा जब उसने बेडरूम का दरवाजा खुद से सुना। दरवाजे पर रखी गन मुलायम चप्पलों को देखकर और चेंगमो की हर तरफ मौजूद देखभाल को महसूस करते हुए सुयुकी की झिझक कम हो गई। चप्पल पहनते ही उसका दिल खुश हो गया और वह बाहर निकल गई। उसने अपनी उंगलियों को मोड़कर चप्पलों के मुलायम तलवों पर रगड़ा और काफी आराम महसूस किया। जैसे ही वह बेडरूम से बाहर निकली, शहद और अदरक की सूप की मीठी गर्म खुशबू सुयुकी की नाक तक पहुंची। आओ अदरक का सूप पी लो। जैसे ही चेंगमो पास आया, ऊंचाई के अंतर के कारण वह नीचे देख सका और उसे कुछ असामान्य दृश्य दिखाई दिए, जिससे वह पकड़े हुए उसका हाथ नया सी रुक गया, लेकिन सुयुकी की ढीली हुई का कॉलर जाने में खुल जाने से उसकी कट हल्की सी हिल गई। जैसे ही सुयुकी ने मग उठाया, उसकी उंगलियां उसकी हथेली की रेखाओं को छू गईं। शहद की मीठी खुशबू अदरक की तीखी महक के साथ उसकी सांसों में घुल मिल गई। उसकी छोटी-छोटी उंगली चेंगमो को पुलिस स्टेशन द्वारा बोली गई आवारा बिल्ली के बच्चे की याद दिलाती थी, दोनों ही समान रूप से प्यारी और कोमल थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ नूडल्स बना दूं? चेंगमो ने अचानक अलमारी में रखी सूखी नूडल्स के एक बंद पैकेट की ओर इशारा किया। क्या इसमें कोई परेशानी होगी? सुयुकी ने अपना पेट सहलाया, सचमुच उसे थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। कोई परेशानी? नूडल्स पकाने में तो बस कुछ ही मिनट लगते हैं, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए 2 अंडे डाल दूं। चेंगमो मुस्कुराई और खड़ी हो गई, लेकिन एक छोटे से हाथ ने उसे वापस खींच लिया। मैं सही साइड अप अंडे कर सकती हूं, मैं मदद भी करूंगी। ठीक है, चेंगमो ने हंसते हुए कहा। रसोई में पहुंचकर सब्जियां धोने के बाद सुयुकी आश्चर्यचकित रह गई। उसे चेंगमो के चाकू चलाने के कौशल के इतने अच्छे होने की उम्मीद नहीं थी। चाकू के काटने के तख्ते पर पड़ने के लिए धीरे-धीरे खिड़की के बाहर हो रही बारिश की आवाज के साथ तालमेल बिठाने लगी और जल्द ही तख्ते पर करीने से कटे हुए टमाटर और हैम दिखाई देने लगे। जब लड़की एक छोटी सी स्टूल पर चढ़ी और ऊपर की शेल्फ पर रखे डिब्बे तक पहुंचने के लिए अपने पंजों के बल खड़ी हुई, तो उसकी हुडी का किनारा ऊपर उठ गया, जिससे लुभावनी आकृति दिखाई दी। चेंगमो ने बस अपनी आंख के कोने से एक नजर डाली और एक अद्भुत आकृति को देखकर चौंक गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि सुयुकी ने शायद अंतर्वस्त्र नहीं पहना हुआ था। अध्याय 4 अपराध करने का समय नजदीक आ रहा है। अध्याय 4 अपराध का समय नजदीक आ रहा है। चेंगमो की निगाहों को भांपते हुए शर्मीली सुयुकी ने सहज रूप से अपनी हुडी का किनारा नीचे खींचने की कोशिश की, जिससे वह स्टूल पर अपना संतुलन खो बैठी। सावधान रहो। चेंगमो ने लड़खड़ाती सुयुकी को संभालने के लिए पीछे से झट से हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ गति से सुयुकी की बगल से होते हुए आगे बढ़ गया और ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसी जगह को छू रहा हो जहां उसे नहीं छूना चाहिए था। सुयुकी त्वचा के स्पर्श के प्रति पहले से ही संवेदनशील थी और उसने महसूस किया कि उसका शरीर एकदम नम पड़ गया है, जिससे उसका संतुलन और भी बिगड़ गया। वह सीधी स्टूल से गिर पड़ी और चेंगमो के आलिंगन में समा गई। उसके बालों में बसी चंदन की हल्की खुशबू और उसके शौक जेल की खट्टी खुशबू अचानक आपस में मिल गईं और ये दोनों अपनी जगह पर जम गए। जब सूप के बर्तन में उबलता पानी काउंटर पर गिरा, तभी उस अस्पष्ट वातावरण में कोई बदलाव आया। चेंगमो ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया, पहले आधा कदम पीछे हटकर और छेद वाली चम्मच उसके पसीने से भीगी हथेली में रखते हुए कहा, तुम चलाओ, मैं नहीं आता हूं। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, अलमारी के दर्पण में उसकी नजर अपने लाल हुए कानों के सिरों पर पड़ी। तभी चेंगमो को एहसास हुआ कि इतने सालों तक वह लड़कियों के प्रति संवेदनशील नहीं था, बस कोई और लड़की उसे फिर से वैसी ही भावनाओं का अनुभव नहीं करा सकती थी। सुयुकी का चेहरा लाल हो गया था, उसने नूडल्स को हिलाने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। उसके हिलने डुलने से उसकी हुडी का गला थोड़ा सा खुल गया, जिससे हल्के गुलाबी रंग का एक गोल हिस्सा दिखाई दिया। इसके चलते चेंगमो ने तुरंत एक अजय ऑटो एम को सक्रिय कर दिया। बर्तन में उठ रही भाप उन दोनों के बीच फैल गई और सुयुकी के कानों के ऊपरी हिस्से पर आई लाली उसकी कलबों तक फैल गई। उसने घबराकर अपनी हुडी का किनारा खींचा, लेकिन चेंगमो तब तक मुड़कर फ्राइंग पैन में अंदर फोड़ने लगा था। तेल की चटकने की आवाज ने उसकी तेज धड़कन को पूरी तरह से ढक दिया। टमाटर के सूप और नूडल्स की खुशबू जल्दी ही रसोई में फैल गई। जब चेंगमो ने चीनी मिर्ची का कटोरा सुयुकी के सामने रखा, तो उसने जानबूझकर उसकी कांपती हुई उंगलियों को छूने से परहेज किया। उस युवती ने अपनी निगाहें नीचे झुका ली और सूप में तैरते हुए कटे हुए हरे प्याज को भूनने लगी। झुकते ही उसकी हुडी का गला आधा इंच नीचे खिसक गया और गर्म की रोशनी में उसके कोमल कंधे मोती जैसे चमक बिखेरने लगे। सावधान रहो, गर्मी है। चेंगमो का कंठ ऊपर नीचे हुआ। उसने रिमोट कंट्रोल को डाइनिंग टेबल के किनारे पर रख दिया। जो भी चैनल देखना चाहो, देख लो। जैसे ही टेलीविजन की स्क्रीन चालू हुई, सुयुकी ने अचानक अपनी चॉपस्टिक को कसकर पकड़ लिया। टीवी पर वही अध्ययन सामग्री चल रही थी जिसे चेंगमो बदलना भूल गया था और तस्वीर में दिख रही लड़की बेहद उग्र थी। सुयुकी ने जाने में अपना सिर नीचे करके खुद को देखा। खांसी। चेंगमो ने तुरंत एक अजीब सी खांसी की और झटपट स्विच बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे स्क्रीन में रिंग से टीवी ऑन डिमांड इंटरफेस में तुरंत बदलाव हो गया। इतने साल बीत गए थे कि वह खुद भूल गया था कि उस रात ठीक उसी समय वह वास्तव में घर पर अकेला था और स्क्रीन पर ये दृश्य देख रहा था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने उस समय सुयुकी को इतनी जल्दबाजी में भगा दिया था। उसे अचानक उस समय की सारी भावनाएं याद आ गईं। उस समय वह अपना हाथ चिल करते हुए टीवी देख रहा था, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जिससे वह इतना डर गया कि लगभग उसे बीमारी हो गई। इसलिए जब सुयुकी ने आश्रय के लिए अपना अजीबोगरीब अनुरोध किया, तो उसने सुयुकी को सीधे तौर पर मना कर दिया, जिसने उसके अनुष्ठान में बाधा डाली थी और उसे दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। अगर उसका अतीत शर्म और क्रोध की भावनाओं में उलझा होता, सामान्य परिस्थितियों में दरवाजे की घंटी सुनकर सुयुकी को घर में आने देता, तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस भेड़ी जैसी उम्र में शारीरिक स्वच्छता के ज्ञान और अभ्यास के लिए इतनी उत्सुक, उसका छोटा रूप सहाय नहीं भीड़ के साथ क्या अनुचित हरकतें कर सकता था। इससे कुछ अनियंत्रित परिणाम उत्पन्न हो सकते थे। सौभाग्यवश इतने वर्षों के अनुभव और परिपक्वता के बाद अब वह काफी शांत स्वभाव का हो गया था। अगर अध्ययन सामग्री किसी लड़की के सामने गिरा जाती, तो वह तुरंत उसे बंद कर सकता था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, बिना उसका चेहरा लाल हुए या दिल की धड़कन तेज हुए। दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ लिया, ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, किसी ने एक भी अतिरिक्त शब्द नहीं कहा। मैंने सुना है लड़कियों को क्रेयॉन शिनचान देखना पसंद है, चलो क्रेयॉन शिनचान लगाते हैं। चेंगमो ने क्रेयॉन शिनचान एनिमेशन पर क्लिक किया और जल्दी टेलीविजन से वही जानी पहचानी शरारती आवाज सुनाई दी। एनिमेशन के खुशनुमा संगीत ने उनके बीच की असहजता को तुरंत दूर कर दिया, क्योंकि वे स्क्रीन पर शरारती शिनचान को उछलते हुए देख रहे थे। सुयुकी के तनावग्रस्त कंधे आखिरकार शिथिल हो गए। उसने एक चम्मच सूप उठाया और उस पर धीरे से फूंक मारी, जिससे उसकी पतली धुंधली चांदी जैसी सफेद हो गई। इसका स्वाद कैसा है? चेंगमो को हाई स्कूल में खाना बनाना आता था, लेकिन बाद में लंबे समय तक अपराधी पुलिस अधिकारी रहने के कारण उनके पास खाना बनाने का समय कम हो गया और वे खाना बनाने में ज्यादा लापरवाही करने लगे। अब अचानक हाई स्कूल में वापस आने पर उसे नहीं पता था कि उसके खाना पकाने के कौशल में कोई बदलाव आया है या नहीं। टमाटर का मीठा खट्टा स्वाद जो गर्माहट में लिपटा हुआ था, जब सुयुकी की जीभ पर घूर उठा, तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी, मानो रात के आकाश में तारे अचानक जगमगा उठे हों। उसने एक और घूंट लेने से खुद को नहीं रोका और चेंगमो की ओर देखते हुए बोली, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। जैसे ही उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, उसकी हुडी का गला उसके कंधे की ओर खिसक गया और सूप से सने उसके होंठ रोशनी में चमक उठे। चेंगमो ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिका ली और उसे अपने गाल फुलाकर फूंक मारते हुए देखने लगा। भाप की धुंध से लड़की का चेहरा धुंधला हो गया, लेकिन उसकी नाक पर पसीने की छोटी-छोटी बूंदें नहीं छिप सकी। उसने एक टिश्यू निकाला और धीरे से उसका चेहरा पोंछा, मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पसीना आ रहा है, इसलिए सर्दी दूर भाग रही है। धीरे-धीरे खाओ, बर्तन में अभी और भी है। एनिमेशन के अतिरंजित ध्वनि प्रभावों के बीच सुयुकी ने चुपके से चेंगमो की ओर देखा, जो अपनी ठुड्डी टिकाकर उसे देख रहा था। लड़की की हथेली उसकी जबड़ी खुरदरी बनावट पर टिकी हुई थी, उसका सुव्यवस्थित जबड़ा किसी बारीक रेखाचित्र की तरह अब भी ओवन की अनूठी कोमलता को बरकरार रखे हुए था। उसकी छोटी उंगलियां जाने में उसके ऊपरी होंठ के बीच के हिस्से को सहला रही थी और उसके होंठ स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिन्हें हमेशा एक हल्की सी मुस्कान झलकती थी, सूक्ष्म लेकिन मौजूद। लड़की की आकृति को गर्म रोशनी से घिरा हुआ देखकर, एनिमेशन की टिमटिमाती रोशनी और छाया में उसके सुंदर चेहरे को प्रकट होते और गायब होते हुए देखकर और उसकी मूर्ख निगाहें उस पर टिकी हुई देखकर सुयुकी के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ा, लेकिन उसने कुछ भी न देखने का नाटक किया और अपना ध्यान नूडल्स खाने पर केंद्रित कर लिया। जल्दी उसने सारे नूडल्स और सूप खत्म कर दिए। तभी उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। एक कटोरी खाने के बाद क्या तुम्हारा पेट भर गया? चेंगमो ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम। सुयुकी के बोलते ही अचानक खिड़की के बाहर बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई। चेंगमो ने सहज रूप से दीवार घड़ी की ओर देखा, घंटी की सुई 9:57 मिनट पर थी, जैसे उसके पिछले जीवन में हुए अपराध के समय तक लगभग आधा घंटा शेष था। उसके घर से वहां तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा, साथ ही आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने में भी समय लगेगा, इसलिए चेंगमो ने जाने की तैयारी की। चलो थोड़ा पानी पी लो, कुल्ला कर लो। चेंगमो उठा, एक गिलास पानी और एक कंबल लाया और मुस्कुराते हुए सुयुकी के ऊपर डाल दिया। क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, तो क्यों ना आप लिविंग रूम में टीवी देखिए ताकि खाना पचने में मदद मिले। अभी इस कटोरे को यहीं छोड़ दें, मैं इसे बाद में धो दूंगी। मैं कुछ खरीदने बाहर जा रही हूं और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतनी तेज बारिश में बाहर जा रहे हो? सुयुकी ने बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को चिंता से देखा। कोई बात नहीं, ये बहुत पास है, बस देर रात के नाश्ते के लिए कुछ सामान खरीद रहा हूं। चेंगमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। याद रखना, मेरे वापस आने तक अगर कोई भी घंटी बजाए तो दरवाजा मत खोलना, समझी? मेरे पास चाबी है, मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। चेंगमो खड़ा हुआ और जाने ही वाला था कि अचानक मुड़कर उसे याद दिलाया। उन्हें डर था कि सुयुकी पर हमला करने वाला व्यक्ति आवेग में आकर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसने अपराध की पूर्ण नियोजित योजना बनाई थी, जिसका अर्थ ये था कि हमलावर सुयुकी का पीछा कर सकता है और उसके घर के आसपास ही हाथ लगाकर बैठ सकता है। अध्याय 5 डेथ नोट बॉय। अध्याय 5 डेथ नोट बॉय।
अगर ऐसा होता तो मामला संभालना और भी आसान होता। जिस इलाके में सुयुकी को चोट पहुंची थी वहां कोई निगरानी कैमरा नहीं था और अगर होती भी तो मूसलाधार बारिश के कारण सब कुछ धुंधला हो जाता। लेकिन चेंगमो ने अपने घर के चारों ओर कैमरे लगवा रखे थे, इसलिए आसपास दिखने वाला कोई भी व्यक्ति छिप नहीं पाता। हम चेंगमो के निर्देश सुनकर सुयुकी ने बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और खुद को कंबल में लपेट लिया। क्लिक करें। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक खाली हुए कमरे को देखकर सुयुकी ने खुद को कंबल में और कसकर लपेट लिया। वो सोफे पर सिमट कर बैठ गई और चुपचाप चेंगमो के लौटने का इंतजार करने लगी। पट जैसे ही चेंगमो ने अपना काला छाता खोला और बारिश के पर्दे के अंदर कदम रखा, छाती की सतह पर तुरंत तेज बारिश की बूंदें पड़ी, जिससे एक भारी जोर की आवाज उत्पन्न हुई। सड़क के किनारे लगे चिनार के पेड़ों की सूखी शाखाएं हवा में बेतहाशा कांप रही थी, उनकी पत्तियां दूसरी मंजिल पर रहने वालों की चोरी उड़ती खिड़कियों से टकरा रही थी, जिससे लोहे की जंजीरों जैसी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। जमा हुआ पानी स्ट्रीट लाइटों को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो लगातार हो रही भारी बारिश से टुकड़ों में बिखर रही थी और बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की तरह दिख रही थी। उसने अपनी कलाई ऊपर उठाई और अपनी वाटरप्रूफ घड़ी देखी। रात के 9:58 बज रहे थे। अपने पिछले जीवन में फोरेंसिक डॉक्टर रहे उस व्यक्ति ने मृत्यु का समय रात 10:30 से 11 बजे के बीच बताया था। घटनास्थल पुराने शहर के इलाके में 2 गलियों की दूरी पर स्थित था और वहां कोई निगरानी कैमरा नहीं था। लेकिन इस समय उसका निशाना अपराध स्थल नहीं बल्कि अनिवार्य मार्ग पर स्थित 24 घंटे खुला रहने वाला सुविधा स्टोर था। क्योंकि यहाँ निगरानी कैमरे लगे हुए थे जिनमें सुयुकी को अपने बचे हुए पैसों से कुछ खाना खरीदते हुए कैद किया गया था। दयालु सुविधा स्टोर कर्मचारी ने उसे गीले बालों को पोंछने के लिए एक तौलिया भी दिया और एक छाता भी उधार दिया। सुयुकी ने दुकान के बाहर खाना खत्म किया और फिर घटनास्थल की ओर चल पड़ी। सुविधा स्टोर के सीसीटीवी फुटेज और उसके पेट में भोजन के पाचन की मदद से ही फोरेंसिक डॉक्टर घटना के समय का बेहतर निर्धारण कर पाए। अन्यथा पूरी रात भारी बारिश में बह जाने के बाद घटना के समय का निर्धारण करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। चेंगमो ने ये देखने के लिए यहाँ जाने का फैसला किया कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति उन क्षेत्रों में घूम रहा था जो सुविधा स्टोर की निगरानी कैमरों की कवरेज में नहीं थे। चूंकि सुयुकी यहाँ लगभग 10 मिनट तक रुकी थी, इसलिए संभव है कि उसी दौरान उसे निशाना बनाया गया हो। रास्ते में जब चेंगमो के बारिश के जूते पानी के गड्ढों में चरमराते हुए चल रहे थे, तो उसने घर पर लगे निगरानी कैमरों को देखने के लिए अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर सुयुकी सोफे पर घुटनों को गले लगाकर बैठी टीवी देख रही थी। गर्म रोशनी में लड़की के कोमल चेहरे की बनावट और उसके सिकुड़े हुए भाव भर रहे थे। ऐसा लगता है कि उसे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। मुझे जांच पूरी करके जल्दी घर जाना होगा। सुयुकी को घर पर आज्ञाकारी रूप से बैठे और इधर-उधर भागते नहीं देखकर चेंगमो को काफी राहत मिली। उसने तुरंत अपना फोन एक तरफ रख दिया और अपनी चाल तेज कर दी। जैसे ही चेंगमो सड़क के कोने पर स्थित सुविधा स्टोर के पास पहुंचा, उसने बारिश के पर्दे को चीरती हुई एक दबी हुई सी तरह सुनी। गली के प्रवेश द्वार पर कूड़ेदान के पास एक दुबला पतला लड़का सिकुड़ कर बैठा था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म का कॉलर टेढ़ा था, जिससे उसकी गर्दन पर गहरे लाल रंग के खरोंच के निशान दिखाई दे रहे थे। वो एक विकृत काली छतरी को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए था। छतरी के कपड़े में एक छेद से मैला पानी टपक रहा था, जैसे किसी घायल पक्षी का लगता हुआ पंख। रंगे बालों वाले 3 युवकों ने उसे घेर लिया। पीले बालों वाला युवक, जो उनका नेतृत्व कर रहा था, ने जमीन पर रखे उसके हाथ पर पैर रख दिया और बोला, तुम गूंगी हो, है ना? मैं तुमसे पूछ रही हूं कि तुमने उस रुमाल में क्या छिपा रखा है? उसके बगल में खड़े एक युवक ने उसके बैग को लात मारी, जिससे उस पर चारों ओर कीचड़ फैल गया। जमीन पर लेटा हुआ व्यक्ति गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ था। उसके बाईं ओर एक लोहे का बक्सा पड़ा था और उसकी दाहिनी हथेली में हल्के भूरे रंग का एक रुमाल कसकर पकड़ा हुआ था। वही रुमाल जिसे चेंगमो ने पिछले हफ्ते शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान उसके घाव पर दबाया था। उसे बुरा लग रहा था और उसने कहा कि वह इसे धोकर चेंगमो को लौटा देगा। लिनयुआन, बारिश में दबी हुई चेंगमो की आवाज उन पर दर्ज थी। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि गुंडों द्वारा परेशान किया जा रहा लड़का उसका सहपाठी था। वो कक्षा में एक शांत, एकांत प्रिय छात्र था, जिसे अक्सर बुरे छात्रों द्वारा तंग किया जाता था और उसे मुक्ति मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चेंगमो ने सुना था कि वह अपना सारा समय अलौकिक चीजों पर शोध करने में बिताता था। ये भी कहा जाता था कि उसके पास एक नोट भी था, जिसमें उसने उसे तंग करने वाले सभी लोगों के नाम लिखे थे और उन्हें श्राप दिया था। लेकिन वास्तव में किसी को भी कभी कोई अभिशाप या बुरा दंड नहीं मिला था। चेंगमो को लगा कि यह उन घटिया लोगों की मनगढ़ंत कहानी है जो लिनयुआन का मजाक उड़ाने के लिए बनाई गई थी। चेंगमो की आवाज सुनकर पीले बालों वाले युवक ने अचानक अपना सिर घुमाया और जैसे ही उसने नए व्यक्ति को पहचाना, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। चेंगमो का परिवार संपन्न था और उसके माता-पिता विभिन्न क्षेत्रों के कई लोगों को जानते थे। विदेश जाने के बाद चेंगमो को स्कूल के अंदर या बाहर किसी भी तरह की बदमाशी से बचाने के लिए उन्होंने कई इंतजाम किए थे। इसलिए इन छोटे-मोटे गुंडों की नजरों में चेंगमो एक अलग शख्सियत थे। एक बार किसी नासमझ व्यक्ति ने चेंगमो को रोकने की कोशिश की और अगले दिन वह छोटे और सूजे हुए शरीर के साथ चेंगमो से माफी मांगने के लिए दौड़ कर आया। उस समय चेंगमो को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब वह स्वाभाविक रूप से समझ गया है कि उसके माता-पिता ने उसे उन जगहों पर कैसे सुरक्षित रखा जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। बेशक चेंगमो के लंबे समय से आपराधिक पुलिस अधिकारी के रूप में कुशल होने के कारण अब वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई भी आसानी से रोक सके। इस समय चेंगमो ने अपना छाता नीचे भी नहीं किया। उसने बस उसका किनारा आधा इंच ऊपर उठाया और उसके सामने खड़े कुछ लोग ऐसे तेजी से भाग गए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गली में केवल जन की झोपड़ी पर बारिश की बूंदों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। चेंगमो नीचे बैठ गया, छाता मजबूती से जमीन पर पड़े व्यक्ति को ढके हुए था। क्या आप ठीक हैं? उसने लिनयुआन पर एक नजर डाली। 3 महीने पहले उड़ते पानी से जलने के कारण उसकी कलाई पर अभी भी एक पुराना निशान था। उस समय ये शांत लड़का चुपचाप कक्षा के एक कोने में दुबका बैठा रहा, जब तक कि चेंगमो उसे घसीटकर अस्पताल नहीं ले गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अस्पताल ले जाऊं ताकि इसकी जांच हो सके? मैं ठीक हूं। जैसे ही चेंगमो ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लिनयुआन बिजली का झटका लगने की तरफ पीछे हट गया और लोहे का बक्सा दीवार से टकराकर बिखर गया। कुछ क्रेयॉन लुढ़क कर बाहर आ गए और कीचड़ वाले पानी में मिलकर एक अजीब सा गहरा लाल रंग बना लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धन्यवाद। वह अपना बैग उठाने के लिए झुका। उसकी भीगी हुई बाल उसकी आंख के कोने पर मौजूद आंसू के निशान को ढक रहे थे। चेंगमो ने अपने बाएं हाथ की नाखून में गहरे भूरे रंग के धब्बे देखे, जो सूखे खून के पपड़ी जैसे लग रहे थे। इतनी तेज बारिश में भी तुम आवारा बिल्लियों को खाना खिला रहे हो। चेंगमो ने छाती के हैंडल से उल्टा पड़ा लोहे का डिब्बा उठाया। उसके अंदर क्रेयॉन के अलावा बिल्ली के खाने का आधा पैकेट था। पिछले सप्ताह घूमते समय उसने पास के एक पार्क में लिनयुआन को एक लंबी आवारा बिल्ली की पट्टी करते हुए देखा और उसे यह कहते हुए सुना कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसे गोद लेने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इन आवारा बिल्लियों को गोद नहीं लेगा तो वह इन्हें खाना नहीं खिला पाएंगे। लिनयुआन अपने कार्यों में बहुत ही सिद्धांतवादी था। जब उसे कोई आवारा बिल्ली मिलती तो वह सबसे पहले उसका वीडियो बनाता ताकि पता चल सके कि कोई उसे गोद लेना चाहता है या नहीं। गोद लेने की पुष्टि होने के बाद ही वह उन आवारा बिल्लियों को तब तक खाना खिलाता जब तक कि गोद लेने वाला व्यक्ति उन्हें लेने नहीं आ जाता, क्योंकि उसने आवारा बिल्लियों को अंधाधुंध खाना खिलाने के नकारात्मक परिणामों के बारे में सुना था। लिनयुआन ने कुछ बुदबुदाते हुए जवाब दिया, फिर अचानक उसे जोर से खांसी आ गई। बारिश में उसके पतले कंधे सूखी पत्ती की तरह कांप रहे थे। चेंगमो ने अपनी जैकेट उतारकर ऊपर फेंक दी। इसे पहन लो। क्या तुम्हारी मां फिर से किसी व्यापारिक यात्रा पर नहीं गई? अगर तुम फिर से बीमार पड़ गए तो तुम्हारे भाई की देखभाल कौन करेगा? जैसे ही वह बोल रहा था, चेंगमो के दिमाग में अचानक एक निगरानी फुटेज पहुंच गई। उस समय सुविधा स्टोर की निगरानी में मौजूद सुयुकी ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चिंतित हो गई और फिर वो सुविधा स्टोर से चली गई। इस समय लिनयुआन को देखकर चेंगमो तुरंत समझ गया। सुयुकी ने लिनयुआन के साथ हुई बदसलूकी का दृश्य अवश्य देखा होगा। अध्याय 6 कुछ उधार लें। अध्याय 6 कुछ उधार लेना। अगर वह उसी क्षण आगे बढ़ती तो तुरंत ही चेंगमो के दिमाग में एक योजना बन गई। जब सुयुकी ने सुविधा स्टोर छोड़ा तो वह वास्तव में लिनयुआन को धमकाने से रोकने जा रही थी, लेकिन इन गुंडों से हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उस समय सुयुकी पूरी तरह भीगी हुई थी और चूंकि उसने सफेद कमीज पहनी हुई थी, इसलिए उसकी हालत लगभग पारदर्शी थी मानो उसने कोई बाहरी वस्त्र नहीं पहना हो और उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। जब वह गुंडों को रोकने के लिए आगे बढ़ी तो येलो हेयर और अन्य लोग संभवतः उसकी उपस्थिति और जीवन से उत्तेजित हो गए, जिससे शुरू में साधारण बदमाशी और उत्पीड़न में बदल गई। चेंगमो ने अगले दिन लिनयुआन के व्यवहार को याद करने की पूरी कोशिश की। अगर उसने सुयुकी को पीले बालों वाले गुंडों द्वारा ले जाते हुए देखा होता तो उसे कुछ जानकारी जरूर होती और अगले दिन सुयुकी की मौत के बारे में सुनकर वह जरूर दुखी होता। लेकिन अगले दिन लिनयुआन ज्यादा विचलित नहीं दिखे, जिसका मतलब है कि सुयुकी को उनके सामने नहीं ले जाया जाना चाहिए था, अन्यथा वह इससे प्रभावित होते और यहां तक कि पुलिस को सुराग भी दे पाते। जल्द ही चेंगमो को याद आया कि अगले दिन लिनयुआन के शरीर पर कई चोटें थी जो उसने अभी देखी थी, उससे कहीं अधिक गंभीर थी। सामान्य तौर पर उनके शांत स्वभाव के कारण अगर कोई उन्हें परेशान भी करता तो वे उन्हें कुछ बार घूम से मारकर रुक चले जाते क्योंकि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। उसे इस तरह पीटा नहीं जा सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि जब उसकी पिटाई हुई तो उसने चुपचाप सहन किया, लेकिन जब सुयुकी ने गुंडों को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया और सुयुकी को गुंडों ने निशाना बनाया और परेशान किया तो वह सामने आया? नहीं तो अगले दिन उसके शरीर पर इतने सारे चोट के निशान क्यों होते? इसका मतलब यह है कि सुयुकी को अंततः गुंडों द्वारा अगवा किए जाने की संभावना बहुत कम है और इन दिनों के लिए बालों वाले गुंडों द्वारा अपराध करने की संभावना भी अधिक नहीं है। कुछ सोच विचार करने के बाद चेंगमो का दिमाग इस समय बहुत उलझन में था। उसके दिमाग में कई विचार कौन रहे थे, लेकिन जल्द ही उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर लिया, हत्या का हथियार। उस समय जिस किसी के पास भी वो छोटा चाकू था जो हत्या का हथियार था वही संदिग्ध था। आखिर बारिश के दिन बिना किसी कारण के ऐसा चाकू कौन लेकर बाहर निकलेगा? अगर कोई इस चाकू को लेकर घूमता था तो उस व्यक्ति की समस्या बहुत बड़ी थी। पीले बालों वाले उन तीनों गुंडों के पास शायद छोटे चाकू हों। जैसे ही चेंगमो को ये ख्याल आया उसे तुरंत उन्हें जाने देने का पछतावा हुआ। उसे कम से कम ये जांच कर लेनी चाहिए थी कि उनके पास छोटे चाकू हैं या नहीं। जैसे ही चेंगमो को ये ख्याल आया उसने तुरंत उनका पीछा करने की तैयारी कर ली। आखिरकार अपने पिछले जीवन के अनुभव के साथ लिनयुआन स्नातक होने तक आराम से रह सकता था, इसलिए वो फिलहाल लिनयुआन को जो पिटाई से लगी चोटों से लथपथ था केवल स्थायी रूप से अकेला छोड़ सकता था। अगर आप ठीक हैं तो जल्दी घर जाइए। इतना कहकर चेंगमो ने जाने के लिए पैर उठाया, लेकिन अचानक रुक गया और लिनयुआन की टूटी हुई छतरी पर नजर डाली। उसने अपनी छतरी उसके हाथ में थमाते हुए कहा, तुम्हारी छतरी टूटी है, मेरी इस्तेमाल करो। मुझे कुछ काम है और मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ सकता।
ध्यान रखना और जल्दी घर जाना। नहीं, लिन युआन को मना करने का समय भी नहीं मिला था कि चेंगमो नजरों से ओझल हो गया। धन्यवाद, दूर से आती हुई आवाज जिसे चेंगमो नहीं सुन सका। उसने धीरे से फिर से धन्यवाद कहा और उसी समय उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चेंगमो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके स्कूली जीवन में उसे सहपाठियों के बीच आपसी देखभाल और स्नेह का एहसास कराया, जिससे वह अंततः कॉलेज जीवन के अपने डर को सहन कर सका और स्कूल से भाग नहीं गया। ये कहा जा सकता है कि चेंगमो ही अंधेरे में एकमात्र प्रकाश की किरण थी जिसने उसे हर दिन स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। अचानक लिन युआन ने अपने हाथ में उस रुमाल को देखा जो गलती से गंदे पानी में भीग गया था। उसने तुरंत पागलों की तरह उसे अपनी छाती से चिपका लिया, जोर से रगड़ा और दर्द से चीख उठा। उसने इसे चेंगमो को लौटाने के इरादे से अच्छी तरह धोकर साफ किया था, लेकिन अब यह इस तरह गंदा हो गया था। थप्पड़ 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 तारांकन। लिन युआन ने अचानक खुद को कई बार थप्पड़ मारा। उसे इस बात से घृणा हो रही थी कि उसने चेंगमो द्वारा दी गई दोस्ती की कदर नहीं की। ये कहा जा सकता है कि उसने खुद को जिस बल से थप्पड़ मारा वह उन दोनों द्वारा मारे गए थप्पड़ों से भी अधिक कठोर था जिन्होंने अभी उसे पीटा था, जिससे वास्तव में उसके मुंह से खून बहने लगा। हालांकि वह जितना अधिक ऐसा करता था उतना ही उसे अंदर से अच्छा महसूस होता था। रुमाल को सावधानीपूर्वक अपनी जेब में रखते हुए लिन युआन ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया। बदमाशों ने उससे कुछ पैसे लूटने की कोशिश की थी और उसकी पूरी तलाशी ली थी। उसका बैग खाली कर दिया था, लेकिन उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। उसके पास सिर्फ एक छाता, बिल्ली के खाने के आधे पैकेट और क्रेयॉन से भरा एक टिन का डिब्बा और एक रुमाल था जिसे वह किसी कीमती रत्न की तरह सहेज कर रखता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बदमाश उसकी अन्य चीजों को पलटते, फेंकते या यहाँ तक ले जाते, लेकिन वह इस रुमाल को कभी नहीं छोड़ता था और यही बड़ा कारण था कि बदमाशों ने उसे पीटा था। पहले तो लिन युआन बहुत सहयोगी था, लेकिन एक फटा हुआ रुमाल मिलने के बाद उसकी प्रतिक्रिया बेहद हिंसक हो गई। उन्हें गंभीर संदेह था कि उसके हाथ में पकड़े रुमाल के अंदर पैसे लिपटे हुए थे। परिणामस्वरूप चाहे वे लिन युआन के हाथ में मौजूद रुमाल की कितनी भी जांच करना चाहते हो, लिन युआन ने उसे कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने से इनकार कर दिया था। अंततः वे क्रोधित हो गए और उन्होंने लिन युआन को बुरी तरह पीटा। अपना थोड़ा बहुत सामान उठाने के बाद लिन युआन ने चेंगमो द्वारा दी गई छतरी खोली और प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। पिता के दर्द की तुलना में चेंगमो से मिलना और उस तूफानी रात में उसके द्वारा बचाया जाना उसके दिल को दर्द से सौ गुना अधिक खुशी से भर गया। क्योंकि स्वर्ग की ओर से उसे अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया जा रहा था कि चेंगमो ही वो प्रकाश है जो उसके जीवन की मार्ग को रोशन कर रहा है। चेंगमो उसके दिल में लंबे समय से एक विशेष अस्तित्व बन चुका था, मानो कोई विश्वास हो। यह एक ऐसी भावना थी जो मानवीय भावनाओं से परे थी। लिन युआन की दुनिया में चेंगमो का प्रकट होना ऐसा था मानो बुद्ध किसी बौद्ध की दुनिया में प्रकट हुए हों या यीशु किसी ईसाई की दुनिया में प्रकट हुए हों, और यह परम सम्मान और आनंद की बात थी मानो वे स्वयं के लिए इस दुनिया में अवतरित हुए हों। तेज बारिश के कारण बदमाश ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वे एक बरामदे के नीचे छिप गए। चेंगमो ने तुरंत उनका पीछा किया और पलक झपकते ही उन्हें पकड़ लिया। हे भगवान, बूढ़े हो, उस बच्चे ने सचमुच हमारा पीछा किया। धिक्कार है, मैंने भाई झांग को नजरअंदाज करके उन्हें सामान दिलाया था, लेकिन वो तो सचमुच अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। काय करते? इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर हमें कोई बोरी मिल जाए और हम उसे उसके सिर पर डाल दें और उसकी पिटाई करें, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी पिटाई किसने की है ना? नहीं, ऐसा नहीं करते। अगर अंत में भी हम पर शक हो गया तो उसे नजरअंदाज कर दो, क्या वो हमारा पीछा करके मुआवजा मांगेगा? जब तीनों इस बात पर विचार कर रहे थे कि चेंगमो उन्हें क्यों पीछा कर रहा है, तभी चेंगमो बेहद तेज गति से उनके आगे निकल चुका था। अरे मेरे तीन दोस्तों, मुझे कुछ उधार दो। तीनों ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। तुमसे पैसे कौन उधार ले रहा है? मैं तो कुछ और उधार ले रहा हूँ। चेंगमो ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। क्या उधार लेना है? तीनों ने हैरानी से चेंगमो की ओर देखा। एक चाकू। चेंगमो ने मासूमियत भरे भाव और मुस्कान के साथ तीनों की ओर देखते हुए कहा। अध्याय 7 दो परस्पर जुड़े हुए लोग। अध्याय 7 दो परस्पर जुड़े हुए लोग। चाकू। तीनों गुंडे चेंगमो को खाली निगाहों से घूरते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। तुम तीनों जो दुनिया में हो, बिना चाकू के बाहर तो नहीं निकलोगे ना? चेंगमो ने तीनों को शरारती भाव से देखा। जैसा कि उम्मीद थी, उकसाने का असर सबसे ज्यादा हुआ। पीले बालों वाले लड़के के बदल में खड़ा छोटा हरे बालों वाला लड़का तुरंत चुनौती भरे अंदाज में अपनी पैंट की जेब से तितली के आकार का चाकू निकाल लाया। कौन कहता है कि मैं नहीं चला सकता? मैं तो चाकू की करतब भी दिखा सकता हूँ। इतना कहते हुए उन्होंने चेंगमो के सामने बटरफ्लाई नाइफ के कुछ करतब भी दिखाए। चेंगमो ने एक नजर में ही समझ लिया कि यह चाकू फोरेंसिक रिपोर्ट में वर्णित हत्या का हथियार नहीं था। फोरेंसिक रिपोर्ट में घाव के निशान के अनुसार हत्या का हथियार फल काटने वाला चाकू था। उसने अपना सिर हिलाया और अपने बगल में खड़े दोनों लोगों की ओर देखते हुए पूछा, इस तरह का चाकू बहुत दिखावटी है। क्या आपके पास इससे अधिक भरोसेमंद चाकू है? तुम्हें चाकू क्यों चाहिए? पीले बालों वाले ने जवाब नहीं दिया बल्कि पलटवार किया। मुझे कुछ निजी मामलों को निपटाना है, लेकिन मुझे अपना हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की किसी चीज की जरूरत है। चेंगमो ने लापरवाही से कहा। युवा मास्टर चेन, आप इतने गरीब हैं कि आपके पास बस पैसे ही बचे हैं। क्या आप खुद एक नहीं खरीद सकते? हालांकि पीले बालों वाला लड़का सिर्फ एक आवारा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बिल्कुल बेवकूफ था। उसे हमेशा चेंगमो का अनुरोध अजीब लगता था। ठीक है, तो मैं आपसे 100 युआन में एक खरीद लूंगा, बस एक टिकाऊ चाकू, जैसे कि एक सामान्य फल काटने वाला चाकू चलेगा। चेंगमो ने तुरंत एक लाल नोट निकाला। अरे बाप रे, एक चाकू के लिए 100 युआन, आप तो वाकई बहुत अमीर हैं। मैं इसे आपको बेच दूंगा। इससे पहले कि पीले बालों वाला लड़का कुछ बोल पाता, उसके बगल में खड़े एक अन्य बदमाश ने, जिसके बाल आम चलन से हटकर थे, तुरंत अपनी जेब से एक स्विस आर्मी चाकू निकाल लिया। यह एक स्विस आर्मी नाइफ है, इसमें हर तरह के औजार लगे हैं और यह चाकू बहुत मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चाकू की जान से कोई डर नहीं है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। कैसा रहेगा? ये ठीक रहेगा, है ना? बोलते बोलते वह मुस्कुराने लगा और चेंगमो की लाल चोंच की ओर हाथ बढ़ाने लगा। अचानक चेंगमो मुस्कुराते हुए पीछे हट गया और बोला, नहीं, जब तक ये चाकू पहले से न निकाला जाए, वरना इन सभी औजारों में से ब्लेड निकालते निकालते पूरा दिन बीत जाएगा। मैं इसे पहले से निकालकर अपनी जेब में नहीं रख सकता, है ना? भाई, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा चाकू है? चेंगमो ने लाल बिल को पीले बालों वाले के सामने कर दिया। मेरे पास है, लेकिन मैंने इसे 100 युआन से अधिक में खरीदा था, इसलिए आपके लिए इसे 100 युआन में लेना आसान नहीं होगा। बोलते ही पीले बालों वाले व्यक्ति ने अपनी कमर से एक सैन्य श्रेणी का तय करने वाला चाकू निकाला। झटके से क्लैंक ब्लेड निकलते ही वह हैंडल से टकराया, जिससे एक हल्की सी धातु की कंपन हुई। धातु की स्प्रिंग की टूटने की तेज आवाज बारिश के पर्दे को चीरती हुई गुजरी और जैसे ही पीले बालों वाले व्यक्ति ने अपनी कलाई घुमाई, शिकार करने वाला चाकू ठंडी रोशनी से चमक उठा। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में यह 12 सेंटीमीटर लंबा शिकार करने वाला चाकू नीले भूरे रंग की ठंडी रोशनी में चमक रहा था और ब्लेड का दांतेदार पिछला हिस्सा बारिश के पर्दे में खंडित प्रकाश के धब्बे काट रहा था। यह असली अमनो संगीन का संशोधित रूप है। पीले बालों वाले युवक ने गर्व से पास रखे एक गत्ते के डिब्बे पर चाकू की नोक पकड़ी। ये स्पष्ट था कि गत्ते का डिब्बा बिना ज्यादा बल लगाए ही खुल गया था। क्या ये काफी मजबूत है? अपनी शान और दबदबे के मामले में उसका चाकू निश्चित रूप से उससे बेहतर था। दुर्भाग्यवश ये चाकू वह हत्या का हथियार नहीं था जिसकी चेंगमो तलाश कर रहा था। यह अच्छा चाकू है, लेकिन मैं सिर्फ 100 युआन ही लाया हूँ। कोई बात नहीं, चेंगमो ने इतना कहकर जाने के लिए मुड़ गया। धिक्कार है, मुझे बार-बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तीनों को इस बच्चे ने बेवकूफ बना दिया है। पीले बालों वाले व्यक्ति के बगल में खड़े हरे बालों वाले व्यक्ति ने नाखुशी से कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अभी उसे हमसे चाकू मांगते हुए देखा, वह हमसे मजाक नहीं कर रहा था। पीले बालों वाले ने सिर हिलाया। ये बच्चा किस तरह की मुसीबत में पड़ सकता है कि उसे चाकू की जरूरत पड़े? उसके माता-पिता तो बहुत काबिल हैं। मैंने सुना है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसके माता-पिता उसका कितना खर्चा उठाते हैं। छोड़ो, जब तक वह हमें परेशान नहीं करता, सब ठीक है। बस उसे नजरअंदाज करो। बारिश में चेंगमो का चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा था। ये तीनों बदमाश ऐसे सुराग थे जिनकी जांच उसके पिछले जीवन में नहीं की गई थी क्योंकि लिन युआन ने कुछ नहीं कहा था। उसे लगा कि आज उसे एक बड़ी सफलता मिल गई है। अप्रत्याशित रूप से वह पूरी तरह से गलत रास्ते पर था। उन्हें नहीं लगता था कि इन तीनों ने जानबूझकर फल काटने वाला चाकू छिपाया था और उसे दिखाया नहीं था। आखिरकार उसने सीधे फल काटने वाले चाकू की मांग की थी। अगर उनके पास ऐसा चाकू होता तो वे उसे बहुत पहले निकाल लेते। फल काटने वाले चाकू की कीमत कितनी होती है? इसे 100 युआन में क्यों न बदल लिया जाए? उन्होंने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। बारिश की बूंदें स्टील की सुइयों की तरह चुभ रही थी। चेंगमो के शरीर में गहराई तक उतर रही थी। जैकेट उतर जाने के बाद उसने सिर्फ एक अंडरशर्ट पहनी हुई थी, जिससे वह थोड़ा दुबला-पतला महसूस कर रहा था। उसके बाल माथे से चिपके हुए थे और पानी की चादर ने आसपास के वातावरण को धुंधला कर दिया था। उसकी उंगलियों ने बारिश से नरम हुए 100 युआन की नोट को कसकर पकड़ रखा था। परिश्रम से उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। फोरेंसिक रिपोर्ट में वर्णित 13 सेंटीमीटर के एक धारी फल काटने वाले चाकू के घाव का मॉडल बार-बार उसके दिमाग में उभर रहा था। उसने अपनी दृष्टि को धुंधला कर देने वाली बारिश को पोंछा। भीगा हुआ कपड़ा उसकी पीठ से चिपक गया। उसकी रीढ़ में से हलन दौड़ गई। फिर भी उसके सीने में जल रही चिंता को बुझा नहीं सका। एक आपराधिक पुलिस अधिकारी के रूप में वर्षों के अनुभव के साथ उसे विश्वास नहीं था कि वह आज रात किसी भी संभावित संदिग्ध को नहीं ढूंढ पाएगा। सुविधा स्टोर के आसपास के इलाके में लौटकर और यह पुष्टि करने के बाद कि इस समय लगभग कोई भी वहां से नहीं गुजर रहा था, चेंगमो सीधे वास्तविक अपराध स्थल की ओर दौड़ा। यदि सुयुकी को पहले से निशाना नहीं बनाया गया था, तो यह संभवतः एक आकस्मिक घटना थी, जिसका अर्थ है कि अपराधी घटना के समय के आसपास निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना चाहिए था और उसे बस उस निर्धारित स्थान पर इंतजार करना था। दरअसल सबसे सरल तरीका, जिसे चेंगमो ने शुरू में नजरअंदाज कर दिया था, उसका मकसद सुयुकी को उसके पिछले जीवन की तरह भगाना और फिर चुपके से उसका पीछा करना था। उस दौरान सुयुकी चाहे जिस भी परिस्थिति का सामना करे, वह उसमें दखल नहीं देगा और अंततः अपराध स्थल पर असली अपराधी को पकड़ लेगा। लेकिन जाहिर है, वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह हार मानता बना इंसान था। जैसे ही उसने सुयुकी को दोबारा देखा, उत्साह, खुशी और दया की भावनाएं उसके मन में उमड़ पड़ी, जिसके कारण उसने उस थोड़े समय में सुयुकी का उपयोग करने की सभी संभावनाओं को त्याग दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस जीवन में सुयुकी को फिर कभी दूर नहीं भगाएगा। इसलिए उसने अनजाने में इसे अनदेखा नहीं किया, उसने जानबूझकर इसे अनदेखा किया। भले ही तर्क उसे सही बात बताता, फिर भी उसने भावनाओं को चुना। चेंगमो वापस सुविधा स्टोर में जाकर छाता खरीदकर फिर से रवाना होने की तैयारी करने लगा। सुविधा स्टोर पर मौजूद युवती ने दयालुतापूर्वक उसे एक साफ तौलिया दिया।
छात्र तुम बारिश में इतने भीगे हो, पहले अपना सिर पोंछ लो वरना सिर दर्द हो जाएगा। अचानक चेन मोको समय के विस्थापन का एहसास हुआ। उस समय वह सुयुकी के साथ कितना मेल खा रहा था। वह मुस्कुराया और धन्यवाद कहा, फिर तौलिया लेकर अपने सिर से बारिश का पानी पोंछा और तुरंत ही उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। अपना फोन वाटरप्रूफ बैग में रखकर दयालु स्टोर क्लर्क को अलविदा कहते हुए चेन मोने सुयुकी के जाने के समय की तरह ही हाव भाव और चाल का अनुकरण किया और प्रार्थस्थल की ओर चलने लगा। सुयुकी को लेनिवान के मामले के कारण देरी हुई और उसे भी लेनिवान के मामले के कारण देरी हुई। हालांकि देरी का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग समान ही होगा। अपराधी को पकड़ने की उम्मीद में चेन मो अपना छाता पकड़े हुए फिर से तूफानी बारिश में बाहर निकल आया। अध्याय 8 हत्या का हथियार मिल गया है। अध्याय 8 हत्या का हथियार मिल गया। वूश। जैसे ही चेन मो बारिश में कदम रखा, उसे छाती की पसलियों से ऐसी चरमराहट सुनाई कि मानो तेज हवा में वो टूट रही हो। हैंडल को कसकर पकड़ने से उसकी उंगलियों की जोड़ सफेद पड़ गए। बारिश छाती के किनारे से नीचे बहकर एक घना चांदी का पर्दा बना रही थी, जिसे हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे तालाब में चल रहा हो। पानी की गड्ढों पर उसके बारिश के जूतों की दबी हुई आवाज उसके सीने में उठ रही बेचैनी से बिल्कुल अलग थी। अब मुझे समझ में आ गया कि सुयुकी का छाता इतनी दूर क्यों मिला। इस हवा में तो वो छाता लेकर चल ही नहीं सकती थी। बारिश में नियॉन लाइटें धुंधली होकर स्पष्ट रंग के ब्लॉकों में तब्दील हो गई और सुविधा की चमक पीछे छूट गई, जैसे आखिरी तारे की रोशनी गहरे समुद्र में डूब रही हो। सामने वाली गली के प्रवेश द्वार पर लगा निगरानी कैमरा झुका हुआ था, उसका जंग लगा हुआ धुएं हवा में चमक रहा था। यही वह अंधे स्थान का प्रारंभिक बिंदु था जिसका उल्लेख उस वर्ष की साक्ष्य रिपोर्ट में बार-बार किया गया था। चेन मो की बारिश की जूती टूटी हुई बियर की बोतलों के टुकड़ों पर चरमराए, कांच पर रबड़ के घर्षण की धीमी आवाज से उसकी कनपटी में दर्द होने लगा। जमीन पर खाने पीने के डिब्बे और सड़ी हुई सब्जियों के पत्ते बिखरे पड़े थे, जिनकी दुर्गंध छत से आ रही जंगली गंध के साथ मिलकर उसकी नाक पर हमला कर रही थी। जमा हुआ पानी उसके बूटों के किनारों से बाहर बह निकला और फिर वापस चला गया। बारिश की बूटों की जलरोधक क्षमता ने कीचड़ को तो रोक दिया, लेकिन पैरों के नीचे टूटे कांच के कंपन को नहीं रोक पाई। 2217 वाटरप्रूफ घड़ी की फ्लोरोसेंट चमक छाते के नीचे मान रूप से चमक रही थी और सेकंड की टिक धीरे-धीरे उसकी धड़कन के साथ मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। बारिश और हवा इतनी तेज थी कि छाते का कोई खास फायदा नहीं हुआ। चेन मो ने मन ही मन सोचा कि उसे बारिश के बजाय रेनकोट खरीद लेना चाहिए था। हालांकि उन्हें रेनकोट पहनने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे पहनने में बहुत असुविधाजनक होते हैं। तेज हवा के झोंकों ने छाते की आड़ में बारिश की बूंदें झड़कते हुए चेन मो के चेहरे पर जोर से पड़ी। छाते का एकमात्र फायदा यह था कि उसके माथे के ऊपर का हिस्सा कुछ हद तक भीगने से बच गया था। मुंह से नमकीन बारिश की बूंदें थूकते हुए चेन मो ने हवा के विपरीत दिशा में अपनी गति तेज कर दी। गली के अंत में बनी अवैध इमारतें मूसलाधार बारिश में विकृत होकर भद्दी आकृतियां बन गईं। धड़ाम, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और छाता उलट गया। बर्फीली बारिश उस पर बरसने लगी। चेन मो ने छाता वहीं छोड़ दिया। माथे से आंखों में गिरती बारिश की चुभन भरी अनुभूति आश्चर्यजनक रूप से उसके पिछले जीवन में चीर फाड़ कक्ष में फॉर्मल की धुन से होने वाली जलन के समान थी। उसके फोन में वाटरप्रूफ कवर लगा हुआ था, फिर भी वह 3 बार वाइब्रेट हुआ। यह एक विशेष रूप से सेट की गई निगरानी चेतावनी की ध्वनि थी। चेन मो को छज्जा मिला, वह नमी की दीवार से टिक गया और पर्दा खोला। सुयुकी की गर्म पीली रोशनी में सोफे के कोने में सिमटी हुई थी। उसकी हुडी का किनारा उसके शरीर के हल्के फुल्के हिलने डुलने के साथ धीरे-धीरे ऊपर नीचे हो रहा था। निगरानी कोण से उसकी नंगी एड़ियां साफ दिखाई दे रही थी, जो धीरे-धीरे और बेचैनी से एक दूसरे से लड़ रही थी, जबकि उसकी निगाहें कभी-कभी दरवाजे की ओर जाती थी। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता दोनों के भाव थे। यह एक ऐसी लड़की की तरह था जो प्यार में डूबी हुई अपने प्रेमी की जल्दी घर आने का इंतजार कर रही हो। उसे उम्मीद थी कि चेन मो जल्द ही लौट आएगा, फिर भी वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि कुछ खरीदने के लिए बाहर जाने के 20 मिनट बाद भी वह वापस क्यों नहीं लौटा। बस थोड़ी देर और, चिंता मत करो। चेन मो ने अपने अंगूठे से स्क्रीन को सहलाया, लड़की की लाल आंखों पर उंगली फेरते हुए, फिर उसने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। चेन मो ने अपनी आंखों से पानी का पर्दा पोंछा, जबड़े को खींचने से उसकी गर्दन की नसें फूल गई थी। उसकी वाटरप्रूफ घड़ी में रात के 10:20 का समय दिख रहा था, जो घटना के अनुमानित समय के बहुत करीब था। इस समय अपराधी या तो आसपास ही था या आने ही वाला था। वह दीवार के सहारे झुककर दबे पांव बारिश में चिपते हुए चुपके से आगे बढ़ रहा था। दीवार से रिसता कीचड़ वाला पानी उसके बालों से होते हुए उसके कॉलर तक जा रहा था। उसकी पीठ पर पहले से ही भीगा हुआ कपड़ा बर्फ के कवच जैसा लग रहा था। 3 मीटर की दूरी पर तेज हवा के कारण एक कूड़ेदान पलट गया और कॉर्नर में लिपटे हुए सड़े हुए सब्जियों के पत्ते नीले पत्थर की पर्याप्त बिखर गए। जैसे ही चेन मो के बारिश के जूते उन पर से गुजरे, उसके पैरों के नीचे से एक चिपचिपी अनुभूति हुई, जो आश्चर्यजनक रूप से उसके पिछले जीवन के अपराध स्थल की तस्वीरों में पीड़िता की स्कर्ट के नीचे के दागों से मिलती जुलती थी। वह अंततः अपराध स्थल पर पहुंच गया था। इस समय उसे ये देखना जरूरी था कि कौन-कौन वहां से गुजरेगा। तेज बारिश के कारण देखना मुश्किल हो रहा था। चेन मो ने तुरंत अपनी भीतरी कमीज ऊपर खींचकर अपना सिर ढक लिया, ताकि बारिश उसकी दृष्टि को प्रभावित न करे। उसने आंखें सिकोड़कर अपने आसपास का जायजा लिया। इस समय भारी बारिश और तेज हवा के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। चेन मो अवैध संरचना की नालीदार लोहे की छत के नीचे रुका हुआ था। उसकी जलोढ़ी घड़ी की हल्की नीली चमक बारिश को चीर रही थी। 22:29 अचानक बिल के अंत से धातु के खड़कने की आवाज आई। चेन मो ने तुरंत उधर देखा और पाया कि काले रंग की हुडी पहने एक व्यक्ति पीछे हटते समय गलती से एक धातु के स्टैंड को गिरा बैठा। चेन मो तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह कोई परिचित व्यक्ति था। झो हाउ, उसका गला सूख गया। लिंजियांग नंबर 2 में स्कूल का कुख्यात बदमाश एक फल काटने वाले चाकू से सेक चीर रहा था। चाकू की धार सटीक रूप से छिलके को गुदे से अलग कर रही थी। क्या ये लाओ नहीं है? इतनी तेज हवा और बारिश में बिना छाते के आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झो हाउ ने आश्चर्य से चेन मो से पूछा। सामान्य तौर पर किसी स्कूल में अकादमिक अभिजात वर्ग और स्कूल की बूंदें 2 समानांतर रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। हालांकि लिंजियांग नंबर 2 मिडिल स्कूल में चेन मो एक विशेष व्यक्तित्व थे जिन्होंने इन 2 समानांतर रेखाओं को सीधे जोड़ा। वह अकादमिक अभिजात वर्ग के साथ मेलजोल रख सकता था और साथ ही स्कूल की बूंदों के साथ भी सौहार्दपूर्ण ढंग से घुल मिल सकता था। चेन मो जितना अधिक समय झो हाउ के साथ बिताता गया, उतना ही उसे झो हाउ की स्कूल में गुंडा बनने का कारण समझ में आने लगा। स्कूल में गुंडागर्दी करना तो बस उसका बचाव करने का तरीका था। उसका परिवार गरीब था और उसकी मां को यूरेनिया की बीमारी थी। वह अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण नीचा नहीं दिखना चाहता था, नहीं अपने परिवार की कमजोरी के कारण धमकाने का शिकार बनना चाहता था। इसलिए उसने कहीं से सीखा कि धमकाने से बचने के लिए पहले दूसरों को धमकाना चाहिए। इसी तरह उसने प्रसिद्धि हासिल करने के लिए संघर्ष किया, यहाँ तक कि बाहर के गुंडों से भी संबंध बनाए और लिंजियांग नंबर 2 मिडिल स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा बन गया। मैं कुछ काम से बाहर गया था और हवा इतनी तेज थी कि मेरा छाता टूट गया। चेन मो मुस्कुराया और बोला, आधी रात को तुम क्या कर रही हो? झो हाउ के कान के पीछे बना बिच्छू का टैटू से एक टुकड़ा निकलते ही फड़फड़ा उठा। चाकू की नोक ने प्लास्टिक की थैली से एक टुकड़ा हुआ से उठाया। मैं अपनी मां के लिए कुछ फल लाया था, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। झो हाउ की मां यूरेनिया से पीड़ित थी और उन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस की आवश्यकता होती थी। और उसके बारिश के जूतों के किनारों पर चिपका हुआ हल्का पीला पाउडर ठीक वही फिजन रोधी प्लास्टर था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अस्पताल के गलियारों में किया जाता था। झो हाउ स्पष्ट रूप से झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि झो हाउ की हरकतों को देखते ही चेन मो की आंखें तुरंत से खुल गईं, क्योंकि उस समय उसके हाथ में मौजूद फल काटने वाला चाकू वास्तव में सुयुकी के मामले में इस्तेमाल किए गए हत्या के हथियार के विवरण से मिलता जुलता था। चेन मो को अचानक बारिश में खड़ा देखकर मानो वह किसी जादू से जम गया हो। झो हाउ ने अपना कॉलर खोला और शामियाने के नीचे से चेन मो को चिल्लाकर कहा, बारिश में क्यों खड़े हो? जल्दी आओ, मेरा घर बिल्कुल बगल में है, मैं तुम्हें छाता दे दूंगा। ये सुनकर चेन मो उस शामियाने के नीचे चला गया जहां झो हाउ था। पास पहुंचते ही उसे कीटाणुनाशक और ट्रोमिन की मिलीजुली तेज गंध आई। गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती मरीजों के साथ आए परिवार के सदस्यों में यहां बंद होती है। अचानक झो हाउ का फोन बज उठा। बेडरूम नंबर 304 के परिवार, आपकी मां के रक्त में ऑक्सीजन का स्तर फिर से गिर गया है। झो हाउ के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। फल काटने वाला चाकू जमा हुए पानी में गिर गया। उसका ब्लेड ऊपर की ओर था, जो उसकी बढ़ती हुई पीठ को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसके पास चेन मो को स्थिति समझाने का भी समय नहीं था। जब चेन मो चाकू उठाने के लिए झुका, तो उसने इसकी पूरी तरह से पुष्टि कर दी। ये चाकू बिल्कुल उसी फल काटने वाले चाकू से मेल खाता था जिसे फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने हत्या का हथियार बताया था। इस स्थान पर इस समय एक फल काटने वाला चाकू मिला जो संभावित हत्या के हथियार से पूरी तरह मेल खाता था, जिससे चेन मो लगभग निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सका कि यह चाकू सुयुकी के मामले में मुख्य हत्या का हथियार था। अध्याय 9 क्या वह सचमुच हत्यारा है? अध्याय 9 क्या वह सचमुच हत्यारा है? तेज बारिश में लिपटी आंधी लगातार नालीदार लोहे की छत पर प्रहार करती रही और उसकी गड़गड़ाहट कभी रुकती नहीं थी। चेन मो ने मिट्टी से सने फल काटने वाले चाकू को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। झो हाउ की पीठ तो बहुत पहले ही बारिश में गायब हो चुकी थी, लेकिन ब्लेड पर चमकती सी बर्फ तोड़ने वाली औजार की तरह थी, जिससे उसकी कनपटी में झंझनाहट होने लगी। हत्या का हथियार इस तरह दिखाई दिया, तो आखिर हत्यारा कौन है? ये बात अब अजीब लग रही थी। हत्या का हथियार कोई भी उठा सकता था, तो क्या हत्यारा कोई भी नहीं हो सकता था? दरअसल मूल मालिक झो हाउ सबसे कम संदिग्ध व्यक्ति था। फोरेंसिक रिपोर्ट में घाव के आधार पर हथियार का जो अनुमान लगाया गया था, वह इस चाकू से पूरी तरह मेल खाता था, लेकिन झो हाउ का मकसद स्पष्ट प्रतीत होता था। उनकी मां की गंभीर बीमारी और यहाँ तक कि उनके जाने के समय उनके चेहरे पर दिख रही घबराहट भरी अभिव्यक्ति, ये सभी एक आज्ञाकारी पुत्र की छवि को दर्शाती हैं, जिसे कोई अन्य विकल्प न होने के कारण जल्द से जल्द घर छोड़ना पड़ा। चेन मो ने गहरी सांस ली, चाकू को वापस उसकी मूल जगह पर फेंक दिया और धीरे-धीरे एक सुनसान कोने में छिपकर हाथ लगा ली। कई वर्षों तक आपराधिक पुलिस अधिकारी रहने के कारण उन्हें अभी भी इस तरह की गुप्त जांच क्षमता मौजूद थी। यदि हत्या का हथियार इस स्थान पर पाया जाता है, तो हत्यारा संभवतः रात 10:30 से 11 बजे के बीच यहाँ से गुजरा होगा और गलती से उसे ढूंढ लिया होगा। आखिरकार उस समय आसपास कोई और नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी के लिए भी झो हाउ के चाकू को कीचड़ में गिरते हुए देखना संभव था, जब तक कि वहां से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने गलती से उसे उठा न लिया हो। चेन मो के इंतजार करते समय, हालांकि बरसात की रात में सामान्य से कम पैदल यात्री थे, फिर भी कभी-कभी लोग बारिश में से गुजरते हुए दिखाई देते थे। जब उसकी वाटरप्रूफ घड़ी 22:35 पर पहुंची, तो नालीदार लोहे की छत पर भारी बारिश की तेज आवाज न केवल कम नहीं हुई बल्कि और भी तेज आवृत्ति के साथ गूंज उठी।
चेंगमो अवैध ढांचे की छाया में दुबका हुआ था। उसके बारिश के जूतों के नीचे जमा पानी उसके टखनों से ऊपर तक पहुंच चुका था। उसने कीचड़ में पड़े फल काटने वाले चाकू को घूरकर देखा, जिसकी धार बिजली की चमकती सी कुंडली मारे जहरीले सांप की तरह झिलमिला रही थी। अचानक बिल के प्रवेश द्वार से कांच की बोतल के टूटने की आवाज आई। एक झुका हुआ व्यक्ति दीवार से टकराया और बारिश से बचने के लिए बने आश्रय में घुस गया। तुरंत ही शराब और सड़न की मिली जुली तेज गंध पूरे आश्रय में फैल गई। बेघर आदमी लड़खड़ाते हुए उस जगह पहुंचा जहां जो हाव ने चाकू गिराया था। उसने बस अपना पैर उठाया और चाकू के पास पड़े एक खाली डिब्बे को लात मारकर गिरा दिया, जो पानी से भर गया था। उसकी मिट्टी से सने कपड़े के जूते की रगड़ से चाकू का हैंडल घिस गया, ब्लेड मिट्टी में धंस गया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस कुछ बुदबुदाते हुए पास के कुएं के दिए की ओर बढ़ गया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बची हुई शराब की आधी बोतल मिली और वो तुरंत बहुत खुश हो गया और बारिश से बचने के लिए बनाए गए आश्रय से बाहर निकलते समय उसे अपने साथ ले गया। चेंगमो की उंगलियां ईंटों की दरारों में तब तक धंसी रही जब तक कि वह आदमी लड़खड़ाकर बारिश में गायब नहीं हो गया। स्पष्टतः ये व्यक्ति बंद नहीं था। 2247 पानी में तेजी से दौड़ते हुए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की आवाज जो पानी के पर्दे को ऊपर धकेल रही थी और दोनों तरफ चीजें मार रही थी, चेंगमो के कानों तक पहुंची। एक डिलीवरी राइडर ने बारिश से बचने के लिए बने आश्रय स्थल के अंदर अचानक ब्रेक लगाया। उसके वाटरप्रूफ सूट पर लगी परावर्तक पट्टियां अंधेरे में फ्लोरोसेंट हरे रंग की चाप बना रही थी। नेविगेशन चेक करने के लिए वह अपने स्कूटर से कूद गया, लेकिन गलती से उसका जूता चाकू के पिछले हिस्से पर पड़ गया, जिससे वह फिसल गया और सीधे कीचड़ भरे पानी में गिर गया। धिक्कार है, ये टूटा हुआ चाकू कहां से आ गया? जिस अपराधी की वजह से वह फिसला था, उसे देखकर वह कीचड़ भरे मैदान से उठते हुए बढ़ आया और ब्लेड को नाली की दरार में फेंक दिया, जिससे चलते हुए गंदे पानी ने पूरे ब्लेड को ढक दिया। चेंगमो ने डिलीवरी राइडर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डिलीवरी राइडर द्वारा अपराध करने की संभावना अपेक्षाकृत कम थी, क्योंकि उनके द्वारा ऑर्डर पूरा होने की स्थिति पूरी तरह से रिकॉर्ड की जाती थी। ऑर्डर पूरा करने के समय और दूरी के आधार पर उनके मार्गों और खर्च किए गए समय की गणना करना आसान था। इसलिए इसकी जांच करना अपेक्षाकृत आसान था। अगर यह वाकई कोई डिलीवरी राइडर होता, तो इसका पता बहुत पहले ही चल गया होता। बात बस इतनी सी थी कि उस डिलीवरी राइडर ने चाकू को इतनी सुनसान जगह पर फेंक दिया था और वो कीचड़ से सना हुआ था, जिससे किसी के लिए भी गलती से उसे दोबारा ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो गया था। और इस समय मृत्यु के अनुमानित समय से केवल 13 मिनट शेष थे। बेशक चूंकि यह एक अनुमानित समय था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि रात 10 से 11 बजे के बीच पूरी तरह से ताला लगा हुआ था। अपराध का वास्तविक समय संकीर्ण अनुमानित समय सीमा से आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं फैलेगा। बारिश में वाटरप्रूफ घड़ी की फ्लोरोसेंट चमक रात के 10:55 पर पहुंच गई। गली के प्रवेश द्वार पर जमा हुआ पानी एक खाली पड़े वयस्क दुकान के साइन बोर्ड की टूटी हुई लाल रोशनी को इस तरह प्रतिबिंबित कर रहा था, मानो खून का जमा हुआ घाव हो। अचानक गली के अंत में स्थित अवैध इमारत के पीछे से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। चेंगमो की आंखें अचानक से खुल गईं। उस व्यक्ति ने काला रेनकोट पहना हुआ था और एक काले मास्क ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था। वो झुका हुआ था, उसके बारिश के जूते कीचड़ में से गुजरते हुए एक चिपचिपी सी आवाज कर रहे थे और अनजाने में कीचड़ से ढके ब्लेड की ओर बढ़ रहे थे। चेंगमो ने देखा कि काली परछाई ने चाकू को देख लिया था। आखिरकार चेंगमो का कंठ ऊपर नीचे हुआ, उसकी भीगी हुई कमीज उसकी मांसपेशियों से कसकर चिपकी हुई थी, जैसे धनुष की डोरी तनी हुई हो। इसी क्षण काली परछाई नीचे बैठ गई। उसकी कांपती उंगलियां चाकू के हैंडल को छूने ही वाली थी और उसकी कलाई का वो हिस्सा जो उसकी कमरबंद से बाहर निकला हुआ था, उस पर संचारक भाव के ठीक होने के निशान अभी भी मौजूद थे। ये ठीक वही जगह थी जहां शिक्षक की आंख की कलाई पर घाव था। रसायन विज्ञान के शिक्षक जो 3 महीने पहले स्कूल की प्रयोगशाला में छात्रों के बीच हुई एक शरारती झड़प के दौरान गलती से बिखर गिर जाने पर सल्फ्यूरिक एसिड से जल गए थे। चेंगमो अचानक तेजी से बाहर निकल गया। उसने साफ देखा कि काली परछाई वास्तव में स्कूल के रसायन विज्ञान के शिक्षक की आंख की थी, जिन्होंने अपने पूरे शरीर को काले रंग के रेनकोट से ढका हुआ था। जब चेंगमो वहां पहुंचा, तब तक वह फल काटने वाला चाकू उठा चुका था। ये वह कैसे हो सकता है? चेंगमो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि शिक्षक भी अपने अच्छे स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। छात्रों की वजह से जलने के बाद भी उन्होंने बड़ी दयालुता से झगड़ा कर रहे दोनों छात्रों को माफ कर दिया था और यहां तक कि विशेष रूप से उन दोनों को सांत्वना दी थी जो बड़ी मुसीबत खड़ी करने से चिंतित और भयभीत थे। उनकी प्रतिष्ठा हमेशा से उत्कृष्ट रही थी। उनके द्वारा कभी भी कोई गलत काम करने की बात सामने नहीं आई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि घर पर वही बहुत ही सम्मानजनक पति थे, जो मूलतः अपनी पत्नी को हर निर्णय लेने देते थे। आसपास के 10 मील के दायरे और गांव में किसी ने भी कभी उनके बारे में बुरा नहीं कहा था या उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखी थी। प्रारंभिक जांच के दौरान किसी ने भी उसके खिलाफ जांच करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज उसे हत्या का हथियार उठाते हुए देखकर चेंगमो की सोचने समझने की क्षमता पर गहरा असर पड़ा। क्या वो व्यक्ति जिसे हर कोई नेकदिल इंसान मानता था, वास्तव में वो क्रूर हत्यारा हो सकता है जिसने सुयुकी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और अंततः उसका गला काट दिया? क्या वाकई वही हत्यारा है? चेंगमो को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी तथ्य उसके सामने रखे गए थे। अगर यह वही व्यक्ति था, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि सुयुकी, जिसकी हत्या पिछले अंधेरे क्षेत्र में हुई थी, ने भागने की कोशिश की कोई संकेत क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि सुयुकी की नजर में शिक्षक भी एक भरोसेमंद और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति रहे होंगे, इसलिए उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब उसने सुयुकी को अपने रेनकोट से ढकने और उसे अपने घर ले जाने का सुझाव दिया, तो इस तरह की दलील सुयुकी को आसानी से मना लेगी, क्योंकि यह सर्वविदित था कि शिक्षक की पत्नी के अधीन रहते थे और घर पर उनकी पत्नी थी। 10 मील के दायरे और 8 गांव में जाने माने एक मिलनसार व्यक्ति जो अपनी पत्नी के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी थे, महिलाओं की दृष्टि में लगभग पूरी तरह से हानिरहित पुरुष थे। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि यदि कोई लड़की बेहद जरूरतमंद हो और वो उसे अपनी पत्नी की देखभाल में घर ले जाने की पेशकश करे, तो किसी भी लड़की के लिए इनकार करना लगभग असंभव होगा। अध्याय 10 झूठ बोलना कारण। अध्याय 10 झूठ बोलना कारण। शिक्षक की में दूसरों में विश्वास जगाने की जन्मजात क्षमता थी, और जब कोई नेक स्वभाव वाला व्यक्ति अचानक हिंसक हो जाता है, तो ज्यादातर लोग भागने के बजाय पहले सब रह जाते हैं। इसलिए ये समझा जा सकता है कि सुयुकी ने अपनी मृत्यु से पहले शायद ही कोई संघर्ष किया हो। यह महसूस करते ही चेंगमो को तुरंत बहुत गहरा दुख हुआ। हालांकि इस समय वह लियान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार लियान भी आसपास के गांव में सर्वमान्य रूप से मिलनसार व्यक्ति था और उसने कोई अपराध नहीं किया था। हालांकि कई ऐसे ठोस सबूत थे जिनसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि लियान ही असली अपराधी है, फिर भी चेंगमो को अपने सामने उजागर हुए तथ्य पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने आपराधिक जांच तकनीकों का उपयोग करके ये पता लगाने का प्रयास किया कि शिक्षक की इतनी देर रात बाहर क्यों थे। आखिर आधी रात को मूसलाधार बारिश में बिना किसी मकसद के कौन इधर-उधर भटकता रहेगा? शिक्षक की, चेंगमो ने पास आते हुए पुकारा। आवाज सुनकर लियान ने तुरंत ऊपर देखा और चेंगमो को देखकर वो स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गया। चेंगमो, तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? चेंगमो को पूरी तरह भीगा हुआ देखकर लियान ने तुरंत चिंता से पूछा। मैं कुछ काम से बाहर गया था, लेकिन मुझे इतनी तेज बारिश की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं यहीं फंस गया। चेंगमो ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आंखें सिकुड़कर लियान से पूछा, शिक्षक की, आप इतनी रात को इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों हैं? ये सवाल पूछते हुए चेंगमो ने लियान के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। वह किसी भी तरह की असामान्यता का पता लगा लेगा, और उसने सचमुच लियान के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झिझक और छल का भाव देखा। कुछ नहीं, बस सिगरेट का एक पैकेट खरीदने निकला था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन चेंगमो जानता था कि लियान बिल्कुल भी धूम्रपान नहीं करता था। वो एक अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता था, जो धूम्रपान, शराब पीने और जुआ खेलने जैसी 3 प्रमुख पुरुष बुराइयों में से केवल जरूरत पड़ने पर ही कभी-कभार शराब पीता था और आमतौर पर अन्य 2 से परहेज करता था। स्पष्ट रूप से उसने झूठ बोला था, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? इतनी बरसात वाली रात में बाहर निकलने का उसका मकसद क्या था? एक पल के लिए चेंगमो के विचार अस्त व्यस्त हो गए, क्योंकि जिस शिक्षक का वह इतना सम्मान करता था, वह संभवतः एक निर्दोष, दयनीय लड़की का क्रूर हत्यारा था और उसे ये बात तुरंत स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। मेरा रेनकोट काफी बड़ा है, आप अंदर आकर थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं आपको घर छोड़ दूंगी और फिर आपको पहनने के लिए रेनकोट दे दूंगी। लियान ने चेंगमो के उदास और दुखी चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और दयालु और सौम्य भाव से उसे देखती रही। इससे ये कल्पना करना बिल्कुल असंभव हो गया कि वो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इतनी क्रूरता से हत्या कर सकता है। लेकिन इस समय लियान के अलावा चेंगमो किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था, विशेषकर इसलिए क्योंकि लियान ने उसके सामने ही झूठ बोला था। उसने भावहीनता से सिर हिलाया और लियान के उठे हुए रेनकोट के नीचे झुक गया। जैसे ही वे सब एक साथ जमा हुए, लियान की नजर जाने में पास ही स्थित बिना कर्मचारी वाले वयस्क सामान की दुकान के सामने लगी बर्फ निरोधक दवाओं की सिक्का संचालित वेंडिंग मशीन पर पड़ गई। हालांकि उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। चेंगमो के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी हमें थोड़ा सा ही सहारा लेना होगा, मेरा घर पास ही है, हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। इस समय चेंगमो का जवाब देने का मन नहीं था। उनकी भावनाएं घोर निराशा की स्थिति में थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को वह असली अपराधी नहीं मानना चाहता था, वही व्यक्ति संभवतः या लगभग निश्चित रूप से असली अपराधी था। चेंगमो की बेजान सी हालत में दोनों जल्दी से लियान के घर लौट आए। हालांकि अंदर जाने से पहले लियान ने अचानक अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा। जब तक बेचारे चेंगमो ने इस पर ध्यान दिया, तब तक वह अपना फोन वापस रख चुका था। मैं अपनी चाबियां भूल गया था, बस एक पल के लिए। हाँ, लियान ने चेंगमो को अपनी ओर देखते हुए देखकर हंसते हुए कहा। लेकिन जब चेंगमो लियान के करीब था, तो उसने स्पष्ट रूप से उसकी कमर से बंधी एक चाबी की बारी को महसूस किया था। यह आज शिक्षक का दूसरा झूठ था। चेंगमो की हैरानी बढ़ती ही गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया। शिक्षक की पत्नी सुवी रोन ने दरवाजा खोला। वह भी उसी स्कूल में रसायन विज्ञान की शिक्षिका थी, बस लियान से अलग कक्षाओं को पढ़ाती थी। ऐसा कहा जाता है कि वे दोनों कभी सीनियर और जूनियर छात्र थे। जैसे ही सुवी रोन ने दरवाजा खोला, चेंगमो ने देखा कि उसकी रेशमी नाइटी गाउन की ब्याज जल्दबाजी में और ढीली बंधी हुई थी और उसका गला तिरछे एक कंधे पर खिसक गया था, जिससे उसकी कॉलर के नीचे एक लेस से सजी कमीज दिखाई दे रही थी। उसके कानों के पास बालों की लंटें नम थी और उसकी गर्दन से चिपकी हुई थी, मानो उसने अभी बालों का बांधने वाला कपड़ा हटाया हो। उसके गाल सामान्य रूप से लाल हो गए थे और उसकी उंगलियों पर अभी भी गुलाब के तेल का बिना साफ किया हुआ छिड़का हुआ था।
प्रवेश कक्ष से आती गर्म रोशनी उसके पीछे से बाहर फैल रही थी और चेंगमो ने बैठक कक्ष की कॉफी टेबल पर एक उजली लाल शराब की बोतल देखी, जिसके मुंह से एक लंबी गंदी वाली माचिस जली हुई हलकत धुआं छोड़ रही थी। सोफा जिस पर 5 योजनाएं होनी चाहिए थी, एक चूड़ीदार रेशमी कंबल से ढका हुआ था, जिसके लटकन कालीन पर बिखरे सूखी गुलाब की पंखुड़ियों पर लहरा रहे थे। प्रवेश कक्ष में रखी और माथे पर मोमबत्ती की खट्टी सुगंध इच्छा की बची कुछ यादों के साथ घुल मिल गई। पल भर में चेंगमो का दिमाग साफ हो गया और कई तस्वीरें उसकी आंखों के सामने कौन गई। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। उसे तुरंत याद आ गया कि जब शिक्षक ने चेंगमो को नीचे झुकने के लिए अपना रेनकोट उठाया था तो उन्होंने वेस्टो की ओर एक नजर डाली थी। उस समय चेंगमो ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब शिक्षक की पत्नी की स्थिति और शिक्षक के द्वारा जानबूझकर चाबियों के न होने का नाटक करने और विशेष रूप से संदेश भेजने के साथ सभी सुराग जोड़कर घटनाओं का एक स्पष्ट क्रम बनाते हैं। शिक्षक की और उनकी पत्नी ने मूल रूप से एक रोमांटिक शाम की योजना बनाई थी, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि उनके पास गर्म निरोधक खत्म हो गए हैं, इसलिए वह देर रात बारिश में दौड़कर उन्हें खरीदने गए। उसने देखा कि सड़क पर पानी जमा हो रहा है और एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होने के नाते, जिसे आमतौर पर ऐसी चीजों की देखभाल करना पसंद था, उसकी पुरानी आदत चाकू थी। वह नाली के किनारे गया और उसने देखा कि नदी की देर में एक छोटा सा चाकू फंसा हुआ है, जिससे एक छोटा सा बांध बन गया है और सड़क पर पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इसलिए उसने चाकू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। अंततः उसने अप्रत्याशित रूप से अपने छात्र चेंगमो को देखा और उस समय उसे अपने छात्र के सामने गर्म निरोधक खरीदने के लिए एक वेस्ट स्टोर में जाने में बहुत शर्म महसूस हुई। इसके अलावा अपने छात्र को इतनी तेज बारिश में तंबू के नीचे फंसा हुआ न छोड़ने की इच्छा से वह चेंगमो को घर ले आया। और चूंकि सुहुई रोम संभवतः अंतरंग पोशाक में उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने सीधे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने चाबियां न होने का बहाना बनाया और सुहुई रोम को नाइट गाउन पहनने का समय देने के लिए एक संदेश भेजा। अचानक चेंगमो के मन में शिक्षक की सभी कार्यों का तार्किक संबंध स्पष्ट हो गया। एक अनुभवी आपराधिक जांचकर्ता होने के नाते उनके पास इस तरह की तार्किक क्षमता थी। छात्र, तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? जल्दी से ये तौलिया लो और खुद को सुखा लो। लियान ने संदेश भेजते समय सुहुई रोम को पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए जब उसने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में एक तौलिया था और उसने तुरंत उसे चेंगमो को सौंप दिया। धन्यवाद। शिक्षक की पत्नी चेंगमो ने सुहुई रोम को शिक्षक कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि लियान की वरिष्ठता के अनुरूप सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग किया। उनके दिल में लियान के लिए अभी भी बहुत सम्मान था। तौलिया लेकर और उसे धन्यवाद देने के बाद उसने अपने बाल सुखाना शुरू कर दिया। बाल सुखाते हुए वह और भी उलझन में पड़ गया। अगर शिक्षक का झूठ मजबूरी में बोला गया था, अगर वह भी पहले जैसा नेकदिल इंसान था, अगर उसकी पत्नी घर पर उसे अंतरंगता के लिए इंतजार कर रही थी, तो क्या ऐसा व्यक्ति रास्ते में अचानक किसी छात्रा पर बुरी नजर डालेगा और फिर बलात्कार की कोशिश के बाद यूं ही मिले छोटी सी चाकू से उसकी हत्या करके भाग जाएगा? चाहे वह किसी भी तरह से सोचे, इस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे के सारे कारण बेतुके और तार्किक लग रहे थे। अध्याय 11 हत्यारा कहाँ है? अध्याय 11 हत्यारा आखिर वो कहाँ है? इसी क्षण सुहुई रोम ने लियान के हाथ में एक चाकू देखा और तुरंत उत्सुकता से पूछा, ये चाकू तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो बहुत गंदा है। अरे, मैं भूल ही गई थी, किसी ने ये चाकू सीवर में फेंक दिया था, जिससे बहुत सारा कचरा फंस गया और सड़क पर पानी और भी बढ़ गया। जब मैंने इसे उठाया तभी मेरी नजर चेंगमो पर पड़ी, इसलिए मैं इसे फेंकना भूल गई। लियान ने चाकू को कूड़ेदान में फेंकने की तैयारी करते हुए कहा, लेकिन तभी अचानक चेंगमो को कुछ गड़बड़ लगी। एक पल रुके, शिक्षक जी, मुझे वह चाकू देखने दीजिए। चेंगमो ने तुरंत उसे रोक दिया। इतनी गंदी चीज में देखने लायक क्या है? लियान ने कुछ हैरानी से चाकू को पलटते हुए हैंड बाहर की ओर और नोक अंदर की ओर करके चेंगमो को दिया। ये पूरी तरह से अवचेतन क्रियाएं थीं, जिनसे पता चलता है कि शिक्षक भी वास्तव में एक सौम्य और मिलनसार व्यक्ति थे। चेंगमो ने फल काटने वाला चाकू उठाया और उसकी धार को ध्यान से देखा। पल भर में उसके चेहरे के भाव बदल गए। पहले रोशनी कम थी, इसलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस फल काटने वाले चाकू की ब्लेड का एक हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ होगा। ये स्पष्ट था कि जो हाव ने इसका इस्तेमाल किसी कठोर चीज को काटने के लिए किया था। भले ही वह चिप छोटी हो, लेकिन ऐसी चिप वाले चाकू से मानव शरीर पर स्पष्ट रूप से अलग-अलग निशान पड़ जाएंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था, यानी अपराध में इस्तेमाल किया गया फल काटने वाला चाकू या मामूली रूप से टूटा हुआ चाकू नहीं था। उसने हत्या के हथियार की गलत पहचान की थी। आखिरकार इस तरह का फल काटने वाला चाकू कोई खास औजार नहीं था। कुछ परिवारों के पास एक जैसा चाकू होना कोई सामान्य बात नहीं थी। हालांकि एक तूफानी रात में एक ही अपराध स्थल पर दो एक जैसे फल काटने वाले चाकू का मिलना महज एक संयोग था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चेंगमो ने गलती की थी। आखिरकार वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसी तूफानी रात में दो अलग-अलग लोग एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार के दो फल काटने वाले चाकू लेकर प्रकट होंगे। उसने तुरंत अपनी कलाई घुमाई और समय देखा। रात के 11 बज चुके थे। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। हो सकता है असली हत्यारा अभी सामने आया हो। चेंगमो का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से तौलिया सुहुई रोम को लौटा दिया और कहा, माफ कीजिए टीचर, बहुत देर हो रही है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मुझे जल्दी घर जाना है। मैं अभी के लिए आपका रेनकोट उधार ले रहा हूं। चेंगमो ने चाकू का हैंडल वापस लियान के हाथ में रख दिया। रेनकोट पहना और तुरंत मूसलाधार बारिश में दौड़ पड़ा। लियान के पास उसे बात करने का भी समय नहीं था। इस तेज बारिश में सड़क फिसलन भरी है, धीरे-धीरे चलें। लियान ने जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाकर कहा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि चेंगमो को उसकी बात सुनाई नहीं दी। फिर भी चेंगमो को यकीन था कि शिक्षक भी कुछ स्नेह भरी बातें कह रहे होंगे। तुम मूर्ख, तुमने तो मुझे लगभग मौत की घाट ही उतार दिया था, एक लड़के को वापस लाकर। अच्छा हुआ कि तुमने चाबी से दरवाजा नहीं खोला। चेंगमो के गायब हो जाने के बाद सुहुई रोम ने लियान की ओर देखते हुए कहा, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इस मौसम को देखो, बच्चा पूरी तरह भीग गया था। मैं उसे उस टूटी-फूटी बारिश के आश्रय में अकेली बारिश से बचने के लिए बैठे हुए कैसे देख सकती थी? लियान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें सामान मिल गया? क्या तुमने उसे खरीद लिया? सुहुई रोम ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि लियान की ओर दोबारा देखा और हल्के से शर्माते हुए पूछा। इस जोड़ी की शादी को 2 साल हो चुके थे, फिर भी वे नवविवाहितों की तरह व्यवहार करते थे, जो कि बहुत ही दुर्लभ बात थी। लियान ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात उस बच्चे से हो गई। मुझे उसके सामने सामान खरीदना ठीक नहीं लगा। क्यों ना हम खाना पैक करवा लें? इस मौसम में तो रेनकोट या छाती के बिना बाहर निकलना नामुमकिन है। हम इसे टिकाऊ से कैसे मंगवा सकते हैं? ये तो बहुत शर्मनाक होगा। सुहुई रोम ने शर्म से चेहरा लाल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी कि वे इसे दरवाजे पर ही छोड़ दें और उनके जाने के बाद हम इसे ले लेंगे। डिलीवरी वाले ने हमें नहीं देखा है और वह नहीं जानता कि हम कौन हैं। लियान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है। सुहुई रोम ने आखिरकार समझौता कर लिया। अन्यथा आज रात उनके एक दूसरे को जानने की तीसरी सालगिरह का भव्य उत्सव व्यर्थ हो जाएगा। आखिरकार इन 2 सालों में उन दोनों के बच्चों की कोई योजना नहीं थी। बारिश में भीगते हुए चेंगमो अपराध स्थल की ओर दौड़ पड़ा। आसपास कोई नहीं था और उसने कई बार चक्कर लगाया। हालांकि कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन उनमें से अधिकांश जल्दी में थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अपराध करने के लिए रुकेंगे। देखते ही देखते रात के 11:30 बज गए। गली सुनसान थी। उसने निगरानी फुटेज देखने के लिए अपना फोन निकाला। सुयुकी अभी भी सोफे पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद आ रही थी। वह लगातार करके चक्कर रही थी और चूजी की तरह से रिला रही थी। लेकिन आधी नींद में ही उसने अचानक दरवाजे की तरफ देखा। चेंगमो को वापस न देखकर उसने अपनी आंखें मली और थोड़ी देर और जागने की कोशिश की। चेंगमो ने अपने रेनकोट का हुड पीछे खींच लिया, जिससे बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। हत्यारा, आखिर वो कहाँ है? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी रेनकोट का किनारा हवा में लहरा रहा था, जिससे कीचड़ उसकी पतलून पर छिटक रहा था। चेंगमो के कदम भारी होते गए और उसने वह रेनकोट उतार दिया जिसे पहनने की उसे आदत नहीं थी। वह आधी रात तक लगभग आधे घंटे तक अंधेरे में घटनास्थल के आसपास भटकता रहा, लेकिन उसे हत्यारे जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखा। वास्तव में उस आधे घंटे के दौरान उसे कोई और दिखाई ही नहीं दिया। बारिश लगातार उसके भीगे हुए कपड़ों पर पड़ रही थी और ठंडी पानी की बूंदें उसके चेहरे पर छोटे-छोटे कोनों की तरह लग रही थी। हर बूंद उसके दिल को चुभ रही थी। उसके चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं और केवल कभी-कभार बिजली की चमक आकाश में कौंध रही थी, जिससे धुंधली रात में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। हालांकि उसके सामने का दृश्य देखकर चेंगमो का मूड और भी खराब हो गया। वह इतने लंबे समय से इस अपराध स्थल पर रुका हुआ था, फिर भी आसपास का वातावरण बिल्कुल सुनसान था। बारिश, हवा और गरज की आवाज़ों के अलावा उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हत्यारे के प्रकट होने का कोई संकेत नहीं था। चेंगमो बारिश को अपने ऊपर से ज्वार की तरह बहने देता है, ठंडक भरी नमी से पूरी तरह बेपरवाह। क्योंकि इस समय उसका हृदय एक अलग प्रकार की शीतलता से भर चुका था, वह असहाय, अनंत शीतलता। ये कैसे संभव है? क्या मैंने वाकई इसे मिस कर दिया? चेंगमो ने खुद से बुदबुदाया। बारिश में उसकी आवाज़ बेहद धीमी हो गई थी। भले ही हत्यारे ने इस जीवन में अपराध न किया हो, फिर भी वही जानने के लिए बेताब था कि इस तरह का अपराध करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति एक बेहद खतरनाक संभावित अपराधी था। चेंगमो को लगा कि वह सुयुकी को हर कदम पर अपने साथ नहीं रख सकता। ये पूरी तरह संभव था कि भाग्य के चलते सुयुकी का उसे फिर सामना हो जाए और उसे फिर से नुकसान पहुंचे। चेंगमो इस तरह हार नहीं मानना चाहता था। पिछले कई वर्षों में उन्होंने बार-बार केस फाइलों की समीक्षा की थी, अनगिनत साक्षात्कार और जांच की थी और अनगिनत दिन-रात पीड़ा सहन की थी। यह मामला उनके दिल का दर्द था। सुराग न होने पर भी भले ही सब कुछ बंद प्रतीत होता हो, वह फिर भी हदपूर्वक आशा की उस धुंधली किरण का पीछा करता रहा। कभी-कभी तो उसे ये भी नहीं पता होता था कि वह इतना दृढ़ क्यों है। अध्याय 12 संदिग्धों की